आप लोगों के दिमाग में पहले ये आता है कि इसका धर्म क्या है, वो देख के प्यार होता है या वो बस नॉर्मली हो जाता है? पता तो था मुझे कि मुश्किल होने वाला है हम लोगों के लिए अगर हम लोग इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं आया मन में कि यार वो मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ। प्यार करा है तो भाई उसको निभाना है। मेरे पापा ने भी मुझसे नहीं पूछा कि बेटे तेरे दिल में क्या है, ना ही मम्मी ने। मुस्लिम लड़की से एक हिंदू लड़का कैसे प्यार कर सकता है? तो उन्होंने मुझे फोन लगाया और फोन लगा के ऐसे बोलते हैं कि तेरे साथ में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तेरे को मतलब मार देंगे। मेरे पास में ना सिम है ना फोन है, तो मुझे कहीं आने जाने भी नहीं दिया जा रहा है। तो अब क्या करें, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को शादी करना है तो आपसे ही करना है। कि जब कोई एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है तो 2 से 4 लाख रुपए उसे उनके संगठन देता है पैसे। ये सच है, होता है ऐसा। आज इतने सारे लोग हम लोगों को मैसेज करते हैं कि अगर आप दोनों अलग हो जाते हो तो हमको 10 लाख रुपए देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। आपको मुस्लिम बनाने के कितने पैसे मिल रहे हैं? मुस्लिम बनने के 15 लाख रुपए मिल रहे हैं आज भी। अगर एक लड़की को लेके जा रहा हूँ, मुस्लिम लड़की, तो मुझे पता था कि फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होने वाली, कम्युनिटीज इन्वॉल्व होंगी पूरी। फिर लास्ट टाइम मैंने मेरी मम्मी को देखा, पापा को देखा, 2 बज रहे थे। उस टाइम पे मैं निकली थी तो पापा को खाना मैंने ही खिलाया था। तो मैंने कि यार लास्ट टाइम खिलाते थे। हाँ, अरे इमोशनल मत हो। अरे कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम खिलाया था ना, उसके बाद इतने अच्छे से ना देखा है ना हाल चाल पूछ सकती हूँ मैं। फिर उस टाइम उनको मैंने मम्मी पापा सबको देख के बहुत दिल अंदर बहुत हिम्मत रख के मैं निकली। निकलने के बाद मैं जब हम लोगों ने एमपी पार किया ना, तब इतनी शांति मिली कि भाई चलो अब सेफ हो गए, क्योंकि अब हम लोगों को कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन हम दोनों की वही गलत फहमी थी कि हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोगों के साथ में आगे चल के इतना बुरा कुछ होने वाला है वहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। आपने सुना होगा आज से पहले कि प्यार के लिए किसी ने क्या कर डाला, लेकिन सच्चे प्यार की आज एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसने जाति, धर्म, पैसे इन सब से ऊपर उठकर अपने प्यार के इस बंधन को निभाया है। महक नाम है जिनका। उन्होंने पहले मुस्लिम धर्म से अब वो हिंदू धर्म में आकर उन्होंने प्यार की खातिर सब कुछ छोड़ के कहते हैं कि भाई प्यार के नाम कर दिया। तो सुधीर भाई भी हमारे साथ हैं जिनसे उनकी शादी हुई है। तो स्वागत है आप दोनों का सबसे पहले तो मास्टर जी की बैठक पे। और बहुत दूर से आए हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों को थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहूंगा, जब एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या मतलब आप लोगों के दिमाग में पहले ये आता है कि इसका धर्म क्या है, वो देख के प्यार होता है या वो बस नॉर्मली हो जाता है? मैंने तो नहीं सोचा था कि इनका धर्म हिंदू है ये और मैं मुस्लिम हूँ। मैंने नहीं धर्म मजहब को बीच में ना लाके मैंने प्यार को ही देखा कि नहीं सामने वाला इंसान कैसा है, उनका दिल कैसा है, मैंने सिर्फ वही देखा। धर्म को बीच में नहीं लेकर आई मैं। आपने क्या देखा? मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि हम दोनों के बीच में कभी रिलीजन आया ही नहीं था। हम दोनों पहले ये सोचते थे कि यार पता तो था मुझे कि मुश्किल होने वाला है हम लोगों के लिए अगर हम लोग इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। मुश्किलें तो आएगी, लेकिन कभी भी ये नहीं आया मन में कि यार वो मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ। तो हम दोनों ने कभी वो नहीं देखा हम दोनों के प्यार में, और बस एक ही चीज पे ध्यान था हम लोगों का कि बस प्यार करा है तो भाई उसको निभाना है। तो आप लोग कहाँ मिले थे, मतलब कैसे मुलाकात हुई आपकी? हम लोग जब मिले थे ना, तो हम दोनों इनके पापा रियल एस्टेट का काम करते हैं। ठीक है, तो मैं उनके साथ में रियल एस्टेट का काम किया करता था उस टाइम पे। हाँ, तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि उनकी एक बेटी भी है जो कि ये उनके फोन से व्हाट्सएप यूज करते थे उस टाइम। मेरे पास टाइम पे मोबाइल नहीं था तो मैं पापा का ही व्हाट्सएप यूज करती थी। पापा का 2 व्हाट्सएप था, एक उनका पर्सनल था और एक हम चलाते थे। हाँ, तो हम यूज करते थे उसे। तो एक दिन उस पर मैसेज आया, तो मैं स्टेटस वगैरह डालती थी लड़की वाले, तो ये कंफ्यूज थे कि यार ये तो इनका नंबर है तो ये लड़की वाले क्यों डालते हैं। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने फिर मैसेज करा, तो फिर मैंने इनको बताया कि मैं उनकी लड़की हूँ। तो फिर इन्होंने जैसे हमारी जब बात स्टार्ट नहीं हुई थी, इन्होंने अच्छा ओके, और फिर स्टेटस वगैरह ही मुझसे लेते थे। ऐसा ज्यादा उस टाइम में बात नहीं हुई। हाँ, उस टाइम पे हम लोग ऐसे नॉर्मली फ्रेंड्स की तरह बातें होने लगी। मुझे लेकिन आपने एक दूसरे को देखा नहीं था वैसे? मैं पूछता था इनसे कि यार ये लड़कियों वाले स्टेटस क्यों, क्योंकि यार इनके पापा रियल एस्टेट का काम करते हैं और डायरेक्टली ये फोटोज लड़कियों वाले क्यों डाल रहे हैं। तो थोड़ा वहां कंफ्यूजन था। तो मैंने इनसे एक दिन पूछ ही लिया कि आखिर यार ये आप लड़कियों वाले स्टेटस क्यों डाल रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ और मैं डालती हूँ स्टेटस। तो मैंने वैसे फ्रेंड हम लोग उस टाइम पे ना फ्रेंड बन गए थे, तो हम फ्रेंड के थ्रू ऐसे बात करते थे, बात हमारी चलती रही। और उसके बाद हमने ज़्यादा इससे ज़्यादा फ्रेंडशिप भी हमारी नहीं हुई थी, सिर्फ क्योंकि जानते ही नहीं थे ना कौन है क्या नहीं है। मैंने इनकी डीपी देख ली थी कि हाँ ये यही इन्होंने मेरा
हाँ मैंने यही सोचा था लड़का तो अच्छा है। इन्होंने भी देख लिया लड़की सुंदर है। इन्होंने उस टाइम पे नहीं नहीं देखा देखा था उस टाइम। कि लड़की कौन है और कैसे दिखती है। स्टेटस में मेरे नहीं डालती थी, मतलब जो लव बाइट वाले स्टेटस होते थे इस टाइप से वो उस वो टाइम डालती पे मतलब चलते थे ना उस टाइम पे, वो प्यार मोहब्बत वाले स्टेटस। नहीं नहीं, हम लड़कों का तो भाई ऐसा है, हम तो एंजल प्रिया से भी प्यार कर लेते थे। बराबर, तो उस टाइम है पे ना, हम लड़के बहुत भोले होते हैं। हाँ 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 तो उस टाइम पे मतलब ये सब चलता रहा। हाँ, हम दोनों की ऐसी नॉर्मली फ्रेंडशिप के थ्रू बातें होने लगी। मतलब उस टाइम पे मैंने इनको देखा तो नहीं था, लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आया हम दोनों की लाइफ में जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा चेंजिंग वाला मोमेंट था। उस टाइम हुआ ऐसा कि हम दोनों एक फ्रेंड बन गए थे दोनों एक दूसरे के। तो इनके सिस्टर है बड़ी वाली, तो उनकी शादी आ गई बीच में। तो इनके पापा ने मुझे इनवाइट किया उस टाइम पे। मैंने इनको नहीं बताया उस टाइम पे कि मैं आपके यहाँ पे शादी में आने वाला हूँ। हाँ, और डायरेक्ट मैं और एक मेरा फ्रेंड और था, तो हम दोनों पहुंच गए शादी में। ठीक है, और उस टाइम पे जब मुस्लिम फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि मतलब सब एक साथ में इकट्ठे होके बारात का स्वागत कर रहे थे उस टाइम पे। और मैं जैसे ही पहुंचा, ठीक है, इनकी नजर सबसे पहले मुझ पे पड़ी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे देख लिया था उस टाइम। क्योंकि मैं हाँ पहचानती थी, मैंने डीपी वगैरह देख रखा था। तो मैं ना वहाँ पर सोच में पड़ गई ये कैसे यहाँ पर आ गई, मैंने तो इन्हें बुलाया ही नहीं। और फिर उसके बाद हमने जैसे बारात वगैरह आ गई, इसका स्वागत हो गया, होने के बाद सब चले गए अंदर। फिर ये आकर बैठ गए चेयर पे। फिर मैंने इनको कॉल करा। उस टाइम पे मेरी दीदी का कॉल था, तो मेरी दीदी का फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद फिर कॉल करा इनको। फिर मैंने पूछा आपको किसने बुलाया, आप यहाँ कैसे आ गए? तो कि नहीं, इन्होंने बोला नहीं आ सकता क्या? मैंने कि बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन मैं डर गई थी उस टाइम पे कि क्यों आ गए ऐसा। हाँ, कि दीवाना पागल मस्ताना उस टाइप का आशिक है। लगा कि यार बिना बुलाए तो नहीं आ गए, कहीं ऐसा तो ना कि मतलब मुझे देखने के चक्कर में हो सकता है शादी के अंदर बिना बुलाए आ गए। उससे तो लड़की खुश होती है। लेकिन इनको डर था। क्योंकि मैं ना मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जब शादियों में ऐसा रहता है ना कि आप किसी के पास जा सकते हो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आते रिलेटिव्स वगैरह सभी। उसके बाद मैं इनके पास गई, वहाँ पे ये चेयर पे बैठे हुए थे, तो मैं इनके पास गई। फिर से इन्होंने फिर भी मुझे कॉल पे नहीं बताया। मैं पास में गई, मैंने कि क्या हुआ, कैसे आए? फिर उन्होंने बोला कि टेंशन मतलब तुम्हारे पापा ने ही मुझे बुलाया है। और उस टाइम में मेरे साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ वहां पे। हम बैठे हुए थे, हम लोग इनके लिए बुके लेके गए थे कि यार दीदी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे। मैं और मेरा फ्रेंड, तो वहां पे एक 4-5 लोग बैठे हुए थे, मुस्लिम थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये बुके उनको देना है। तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया पता है आपको? उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ ये अलाउ नहीं है, आप कैसे लेके आ गए बुके? ऐसे उठा के उन्होंने मुझे बोला। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये फिर कैसे देंगे हम लोग। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप तो जा नहीं सकते वहां पे इनके पास में, तो आप किसी के हाथ पहुंचवा दो तो वो उनके पास पहुंच जाएगा। तो फिर महक मुझे मेरे पास में आई, तो फिर मैंने इनसे बोला कि बुके देना। हाँ फिर मैंने इनको लेके गई कि आप चलो। तो फिर दीदी के पास गए हम लोग। फिर मतलब इनको जब लेके, अब ये मतलब बॉडी वॉडी सब बनी हुई इनकी बिल्कुल ऐसे ही थे ये। तो इनको लेके गए तो सबकी नजर इन पे है। हाँ कि ये कौन है, ये कौन है, सब मुझसे पूछने लग गए। मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी आई थी वहाँ पर, तो सब मुझसे पूछने लग गए। फिर मैं गई, फिर मेरी दीदी को बोला कि पापा ने बुलाया, पापा के फ्रेंड है, ऐसे बोला दीदी को कि अच्छा। फिर दीदी ने के साथ मैंने इनका फोटो भी क्लिक करवाया, और आज भी वो हमारी मुस्लिम मेरे घर पे एल्बम में इनका फोटो है। पता नहीं गुस्से में पता नहीं फाड़ फोड़ नहीं दिया हो। मतलब जमाई साहब पहले ही फोटो के अंदर पहुंच गए हैं वहाँ। लेकिन वो एल्बम में है आज भी, वो देखते होंगे ना तो उनको याद आ जाती होगी वो बात। तो उसके बाद फिर इनने बुके वगैरह दिया, फिर ये बाहर आ गए। उसके बाद सबने मुझसे पूछा कि कौन है क्या है। फिर मैंने बताया पापा ने बुलाया, पापा के फ्रेंड है। तो ठीक है, फिर वहाँ पर उसके बाद में फिर हम दोनों की ऐसे ही नॉर्मल बात होने लगी। फिर ये शादी में बिजी थे, सब कुछ बारात वगैरह सब कुछ विदाई होने के बाद में, उसके बाद में 2 दिन के बाद में हम लोगों की वापस से बातें स्टार्ट होने लगी। तो उस बीच में फिर मैंने इनको देख लिया था उस टाइम पे। हम लोगों की 2-3 महीने से ऑलरेडी बात चली रही थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार कुछ है अपने अंदर। तो फिर मैंने इनको उस टाइम पे फिर 4 से 5 दिन के बाद में मैंने इनको प्रपोज किया था उस टाइम पे। फरवरी की एंडिंग में शादी थी, और 5 मार्च को इन्होंने मुझे प्रपोज करा। लड़कियां तारीख तो याद रखती हैं। तारीफ यार रखती है। 27 फरवरी को रिसेप्शन हो गया था, 5 मार्च को इन्होंने मुझे प्रपोज करा था। दीदी भी, मतलब दीदी को हम लोग ससुराल से मायके लेकर भी आ गए थे। उसके बाद घर की सफाई वगैरह जो होती वो चल रही थी। तो इनका उस टाइम पे मैसेज आया, मैं बात नहीं कर पा रही थी। फिर इन्होंने मुझे जब मैसेज करा तो इन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला कि मुझे कुछ बोलना है आपसे। मैंने कहा आप बोलो। तो इन्होंने बोला कि फिर प्रपोज कर दिया इन्होंने कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसा ऐसा, मतलब बड़ा लिख कर भेजा था।
तो फिर मैं सोच में पड़ गई एकदम से, मतलब फ्रेंडशिप में प्यार कहाँ से आ गया मेरे अंदर, मतलब एक फ्रेंड का ही वो था, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं मैंने सोचा था। उसके बाद फिर मैंने बोला इनको कि मुझे एक टाइम दो, आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं सोच कर आपको बताऊंगी। ऐसे मतलब एकदम से मैं हाँ भी नहीं बोल सकती हूँ ना भी नहीं बोल सकती हूँ। फिर उस टाइम पे मुझे पता थी, इन्होंने कभी भी इनकी आइडेंटिटी नहीं छुपाई मुझसे कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। लोगों को कभी ये डर नहीं जहन में आया कि भाई हम सोच तो रहे हैं प्यार तो हो गया, लेकिन आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, और देखो मुझे लगता है जो रियल एस्टेट का काम करते हैं ना, वो थोड़े होते भी गुंडे टाइप के लोग हैं, वो थोड़े प्रभावशाली बाहुबली टाइप के होते हैं। रियल स्टेट में बहुत सारे लोग ऐसे आप पॉलिटिशियंस भी जुड़े हुए हैं, तो वो थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रांग ऑलरेडी पहले से ही था। लेकिन फिर भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार अपन किससे प्यार कर रहे हैं, ठीक है। वो मैं अगर सोचता कि नहीं यार वो लड़की मुस्लिम है तो मैं प्यार नहीं कर सकता। और स्पेशली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के आइडेंटिटी छुपा के भी ये सब चीजें हाँ हाँ हाँ, आजकल हो रहे हैं। अभी कल ही एक बंदा पकड़ा गया है जिसने अपना नाम हिंदू लड़का बता के प्रॉपर शादी कर ली, और जब लड़की उसके घर पे आती थी तो सारे भगवानों की तस्वीर वगैरह वो अपने घर पे रखते थे। जैसे ही शादी हुई उसके बाद अगले ही दिन उन्होंने सारे मतलब बदल के मुस्लिम धर्म के लगा दिए। बराबर, तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। लेकिन हम दोनों ने बीच में कभी भी हम दोनों की आइडेंटिटी एक दूसरे के सामने क्लियर रखी थी दोनों ने, कि मैं हिंदू हूँ और महक तुम मुस्लिम। और मैंने जब इसको प्रपोज किया था ना महक को, तो मैंने एक चीज क्लियर ये भी बोल दिया था महक को उस टाइम पे कि महक देखो, पहले सोच लेना, जरूरी नहीं है कि तुम भी मुझसे प्यार करो। देखो मुझे जो फीलिंग्स हुई है मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि मुश्किलें बहुत आएगी, ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुश्किलें बहुत आएगी। क्योंकि रिलीजन देखो तुम भी जानती हो कि आजकल कैसा माहौल चल रहा है उस टाइम पे। तो मैंने इनको क्लियर कर दिया था, तो इन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे टाइम दो, मैं 2-3 दिन में आपको सोच के बताती हूँ, ठीक है। उस टाइम टाइम मांगा था। तो फिर आपने हाँ कर दिया। ये सही हुआ। 1 हफ्ते के तो बाद मतलब मैंने सोचा कि रिलीजन को बीच में नहीं लाती हूँ, अभी तो मैं हाँ बोलती रहती हूँ। देखो प्यार होता है, लेकिन अगर मेरे अंदर अभी इतनी मतलब अटैचमेंट थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी कि नहीं यार शादी भी करना है, सब कुछ नहीं सोचा था। उसके बाद मैंने कि चलो हाँ तो करती हूँ, जो होगा देखेंगे, रिलीजन किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। मैंने रिलीजन को बीच में ना के हाँ बोल दिया। हाँ बोलने के बाद ये भी उस टाइम पे खुश हो गए थे। ऐसे ही फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत स्टार्ट होने लगी। तो ऐसा रहता है ना कि आप किसी से बात करो तो आप बात करोगे उस इंसान से 1 साल 2 साल, जब आपको पता चलेगा कि वो सामने वाला है कैसा। तो जब इनसे मैं बात करती थी मुझे ये बहुत ज़्यादा मतलब समझदार लगते थे, और इनकी बातें ही अलग लगती थी कि मैं सोचती कि नहीं यार इंसान अच्छा है। और भाई लोफर नहीं है, ऐसे ही नहीं कि मजनू वाला प्यार जो नॉर्मल होता है वो नहीं। लड़ाई झगड़े तो ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं थी, तो उससे पता चल जाता है कि समझदार है बंदा। तो उसके बाद घर वालों को कब पता चला? आपकी शादी से पहले कुछ ऐसा लोगों को पता चला था? उस टाइम हुआ ऐसा कुछ था कि आप कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर आप भरोसा भी नहीं कर सकते। तो वही कुछ ऐसा हमारे साथ में हुआ था। एक मेरा मुस्लिम फ्रेंड था, ठीक है, जिसको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। मतलब कि कहते हैं ना फ्रेंड सर्कल में है तो वो बातें तो निकल ही जाती है। सिर्फ स्पेशल फ्रेंड था तो उसको पता था। तो उसने क्या करा, उसको जाके बोल दिया मुस्लिम फ्रेंड को, ठीक है। उसको पता चल गया भाई। उसके बाद में हुआ ऐसा कि डायरेक्ट जाके इनके पापा से नहीं बोला उसने, उसने बोला वहाँ के कॉलोनी के कुछ लड़कों से, ठीक है, कॉलोनी के लड़कों से बोल दिया। हाँ, और कॉलोनी के जो ज्यादा मतलब हाँ जो मतलब जिसका ज्यादा चलती है उस टाइप कॉलोनी में होता ना वो नेता, हाँ, नेता ठीक है, नेता दादा, तो हाँ, वो उस टाइम पे जाके उनको डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया। शाम के टाइम पे फिर इनके पापा मतलब ऐसी कॉलोनी के अंदर घूम रहे थे, तो उनको डायरेक्ट उन्होंने बुलाया, ठीक है, कॉलोनी में, और कि तुम्हारी लड़की 10 दिन के अंदर भाग जाएगी, ऐसे उठाकर डायरेक्ट बोल दिया। जबकि हमारा कुछ ऐसा सीन ही नहीं था कि भागना है भाई, शादी करना है, कुछ भी नहीं था ऐसा। कुछ सीन ही नहीं था। और ऐसा उनको बोल दिया ना तो उनको तो ऐसा लगेगा ना मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, डर एकदम से कि फिर उन्होंने बोला कि मुझे ये खबर मिली है और यहाँ आया था एक व्यक्ति और वही बता के गया। अच्छा, तो आपके घर पे मतलब फिर क्या माहौल क्या बना? आप आए 11 बजे के आसपास नाइट में। तो घर पे आने के बाद हम लोग बैठे हुए थे, मैं टीवी देख रही थी, मम्मी भी बैठे थे, और उस टाइम पे भी दीदी मायके से आई हुई थी। और पता है फिर पापा आए घर पे, पापा ने बोला टीवी बंद करी। सबसे पहले टीवी चल रही थी, बंद कर दी उन्होंने। हमें तो कुछ पता नहीं, ऐसे सोफा लगा हुआ था। तो मैं ऐसे बैठी टीवी देख रही थी, पापा आके ऐसे आप बैठे हो ना, ऐसे आके मेरे पास बैठ गए
और डायरेक्ट मुझे ऐसा बोले कि बेटा, मेरे पापा मतलब प्यार बहुत करते हैं मुझसे। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि बेटा कि तू 10-15 दिन में भागने वाली है। डायरेक्ट पापा ने ऐसा बोला। तो मैं तो अंदर से तो ऐसा हो गया था कि धड़कन इतनी तेज हो गई थी, फिर भी मेरे फेस पे मैं दिखा रही थी, हंस रही थी मैंने पापा ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप, ये कि ऐसा ऐसा सुनने में आया बेटा, और कि तू भागने वाली है, लड़का हिंदू है और वही लड़का है, वो सिसोदिया इनका नाम बोला। तो मैंने बोला पापा ऐसा सब कुछ होता तो मैं आपको बता ही देती, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो कि ऐसा ऐसा ही है। और फिर मम्मी भी वही थे, तो मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है इस चीज़ में, तो मम्मी तो मेरे को चिल्लाने लग गए, डांटने लग गए और ऐसा सब गलत बोलने लग गए मुझे। तो मैंने बोला कि किस सबूत पे तुम बोल रहे हो कि मैं भागने वाली हूँ 10-15 दिन में, और मैं कहाँ जाऊँगी भाग के, ऐसी थोड़ी निकल जाऊँगी मैं कहीं भी जाऊँगी। तो फिर दीदी थी वहाँ पर, मेरी दीदी को पता था इनके बारे में, मतलब उन्होंने चैट वगैरह मेरी जो मैसेज थे ना दीदी ने पढ़ लिए थे, लेकिन मुझे आज तक जाहिर नहीं करे थे कि मुझे पता है। ओ, घर का भेदी लंका ढाए। मैंने मेरी दीदी का इतना सपोर्ट करा है, हर चीज़ में सपोर्ट करा, लेकिन उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो उन्होंने पापा को, मतलब उस टाइम पे पापा थे, तो पापा को बोला कि हाँ पापा ये उस लड़के से बात करती है, उसके मैंने मैसेज भी देखे, मेरा मोबाइल मांगा, मोबाइल उस टाइम पे मेरा दीदी की शादी हो गई थी ना, तो दीदी का मोबाइल मेरे पास आ गया था, तो मैं यूज़ करती थी फिर मोबाइल। मम्मी पापा भरोसा करते थे, और ऐसा भी नहीं कि मैं गलत काम कर रही थी, बात ही कर रही थी, फ्रेंड से बात कर ही सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने ना, दीदी ने सब चैट वेट खोल कर सब बता दिया पापा को, और उस टाइम पर माहौल ऐसा हो गया कि मैं तो कुछ भी समझ में नहीं हो क्या रहा है, बस मैं तो शॉक्ड होकर सिर्फ देख रही। पापा ने मोबाइल की सिम निकाल कर सबसे पहले सिम को तोड़ा। सिम को तोड़ने के बाद पापा ने बोला आज के बाद ना मोबाइल मिलेगा, स्कूल पढ़ाई बंद, कोचिंग भी बंद, रहो घर में। मेरा स्कूल चल रहा था, स्कूल पढ़ाई चल रही थी मेरी। कौन सी क्लास में थे आप? 11th में थी। और तो आप तो नाबालिग थे वैसे। मैंने ना स्कूल चेंज करा था, तो मेरे को थोड़ा क्लास पीछे कर दिया था, उस वजह से मेरे थोड़ी। ठीक है, वही मैं सोचूंगा 11वीं क्लास में तो शायद नाबालिग। उसके बाद पापा को भी समझाया मैंने, दो ऐसे फिर मुझ पर ज़्यादा नज़र मतलब रखने लग गए कि लड़की चले जाएगी तो क्या होगा। फिर मैंने उस टाइम पे, मतलब मेरे पापा ने भी मुझसे नहीं पूछा कि बेटे तेरे दिल में क्या है, ना ही मम्मी ने, ना ही सिस्टर ने नहीं पूछा कि तेरे दिल में क्या है, कि तू उस लड़के से प्यार करती है, नहीं, बस डायरेक्ट यही बोला कि वो छोड़ दे, ये सब भूल जा, और बस ये अपने को ये करना है, तेरा नया रिश्ता कहीं देखेंगे और फटाफट से तेरी शादी करवा दे। ठीक है। मैंने बोला, मैं उस टाइम पे मुझे फिर भी मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, मैं मजबूर थी, क्योंकि मेरी दीदी ने इतना बड़ा मुझे धोखा दे दिया था, सबूत थे तो इसलिए। उसके बाद फिर ये हो गया, 2-3 दिन निकल गए, पापा को मैं समझा रही थी, पापा समझ जाओ आप, ऐसा नहीं है। उसके बाद मेरा रिश्ता देखने लग गए। रिश्ता देखने के बाद फिर हमारी सिटी में एक लड़का देखने के लिए गए थे, मेरे पास मोबाइल भी नहीं। फिर मैंने उस टाइम पे पापा को एक चीज़ समझाई थी कि पापा अगर आप मेरे इतने टाइम से मेरे पास मोबाइल था, अगर आप मुझसे मोबाइल ले लोगे तो समाज वाले क्या बोलेंगे, लड़की से मोबाइल क्यों ले लिया, शक तो करेंगे ना, लड़की में कुछ गड़बड़ थी तभी मोबाइल ले लिया। तो पापा ने बोला ये रख, बिना सिम का मोबाइल रख, मोबाइल दिखेगा ना हाथ में। मैंने कहा हाँ पापा, बस मैं तो यही चाहती हूँ, अगर मेरी कोई फ्रेंड भी आएगी मैं बता दूंगी कि हाँ ये मेरे पास मोबाइल है। उसके बाद ये हो गया, और फिर उसके बाद मेरे पापा मम्मी गए थे मेरे लिए रिश्ता देखने के लिए, हमारी सिटी के अंदर ही। पापा मम्मी और फैमिली के और 2-3 थे, वो घर पे मैं और मेरा छोटा वाला भाई था। मेरा एक भाई है छोटा, तो वो नीचे एक शॉप है हमारे मोबाइल की, तो वहां जाकर वो बैठा हुआ था। किस्मत। तो फिर इनको मैंने फोन करा, और उस टाइम पे जब इन्होंने फोन किया ना मुझे, सच में मतलब मेरे को आज भी वो सीन याद है। वो इतना ज्यादा रो रही ना महक उस टाइम फोन पे, डायरेक्ट कुछ बोल ही नहीं रही, सिर्फ रो रही उस टाइम पे। तो मैं खुद शौक हूँ कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि मैं खुद परेशान था, क्योंकि 2 दिन से बात नहीं हुई, अचानक से फोन बंद हो गया, इंस्टाग्राम पे भी सब कुछ डिलीट हो गया, व्हाट्सएप बंद हो गया, कुछ भी पता नहीं कहाँ है, क्या हो रहा है घर के अंदर। और ये खबर तो मुझे पता चल गया था कि इनकी कॉलोनी के अंदर ये वाला सीन क्रिएट हो गया है, क्योंकि उस टाइम पे हुआ कुछ ऐसा कि मेरे पास में एक आता है अननोन नंबर से फोन पहले, ठीक है, इनसे बात होने से 2 दिन पहले मेरे पास में अननोन नंबर से फोन आता है, और वो मुझे उठा के बोलता है कि तू कहाँ है भाई, मिलना है देर से, ऐसे करके उसने बोला मुझे। तो मैंने धीरे-धीरे थोड़ी बात लोगों तक पहुंचते वो पूरी कॉलोनी में पहुंच गई सबके। और एक ऐसा था ना कि एक मुस्लिम लड़की से एक हिंदू लड़का कैसे प्यार कर सकता है, तो वो उनके माइंड में ट्रिगर करा। तो उन्होंने मुझे फोन लगाया, 4-5 लोगों का ग्रुप था इनकी कॉलोनी में,
तो उन्होंने मुझे फोन लगाया और फोन लगा के ऐसे बोलते हैं कि भाई कहाँ है, मिलना है तुझसे। तो मैंने बोला कि यार पहले तो नंबर किसने दिया ये बताओ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तेरा नंबर हमने निकाला है जिम से, क्योंकि मैं जिम जाया करता था, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने किसी से जिम से मेरा नंबर निकाल लिया। वहां से नंबर निकालने के बाद में वो मेरे को धमकियां देने लग गए कि तेरे साथ में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तेरे को मतलब मार देंगे, ऐसा करके धमकियां तो मुझे वो देने लगे। तो मैंने उनको एक एक चीज क्लियर बोला कि सबसे पहले तो जिसने भी जो भी ये बोल रहा है ना, तो सबसे पहले तो मेरे सामने या मेरी कॉलोनी में आके बात करो, ठीक है। वहां से फोन पे, ये मैं फोन पे बात नहीं करूंगा, आना है तो डायरेक्ट यहाँ पे आके बात करो, तो जो भी बात होगी अपन क्लियर करेंगे। तो वो ठीक है, वहां पे उसने फोन कट कर दिया, नहीं आया वो। उसने फिर मुझे बुलाया, हमारे यहाँ पे बस स्टैंड का जो एरिया है वहाँ पे कैफे है छोटा सा, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया वहाँ पे, ठीक है, अकेले ही चला गया मैं। वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने गया मुझे बिठाया वहाँ पे और बैठ के ऐसा बोलने लगे कि देख मत करे यार, प्लीज तेरे से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज की लड़की है, मुस्लिम लड़की है, और तू ऑलरेडी हिंदू है, ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता, ऐसा करके मुझे बोलने लगे। तो मैंने उनको बोला कि सबसे पहले तो जाके अगर उस लड़की से पहले तो उसके घर वालों से बात करो, जो भी है, ठीक है, घर वालों से बात करो, मुझसे डायरेक्टली बात कैसे कर सकते हो तुम डायरेक्ट, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं जाके पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तुम लोगों की। तो वहां से चले गए वो लोग, ठीक है। उसके बाद में मुझे नहीं पता था कि महक के घर में क्या हुआ, क्योंकि 2 दिन से बात तो बंद हो गई थी। इनसे जब बात हुई, जब ये रो रही फोन पे, जब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा सीन मैंने क्रिएट 2 से हुआ है। 3 दिन बाद इनको बताया था, और 2 से 3 दिन के अंदर इनके साथ भी बहुत कुछ हो गया था, ऐसा हाँ। फोन आना, धमकी देना। और उस टाइम पे पापा ने मतलब 2-3 दिन ऐसे बात लीक होने लगी थी ना, तो पापा ने यही बोला था कि 4-5 लड़के करवाता हूँ, और उस लड़के को मेरे सामने ही बोला कि 4-5 को बुलवा के उस लड़के को छत धुलवा लेते हैं, तो लड़की को छोड़ ही देगा। तो मेरे आत्मा तो मैंने कि पापा आप क्या बोल रहे हो, अगर आप ये चीज़ करोगे तो उसमें कौन बदनाम होगा, लड़का इतना बदनाम नहीं होगा, उतनी मैं हो जाऊंगी। अभी तो कुछ लोगों को ही पता है कि आप चाहते हो कि पूरी सिटी में फैल जाए ये बात। पापा को मैंने समझाया, पापा ऐसा काम मत करना, उनको कुछ भी मत करना। आप चाहते थे बात नहीं, मैं बात क्या कर रही हूँ, आपको पता ही सिम है भी नहीं मेरे पास। पापा को बोला तो पापा ने बोला कि पापा कुछ नहीं बोले कि ठीक है मेरे हिसाब से देख लूंगा, पापा ने बोला। मैंने कहा ठीक फिर है। मेरे पास में इनके पापा का भी फोन आया उस टाइम, ठीक है, मेरे पास में इनके पापा का फोन आया। तो वो मुझे बोलते हैं ऐसा, उस टाइम पे मेरे को भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था उस टाइम पे कि यार शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है, उस टाइम लगा था मुझे। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अपन ने प्यार कर लिया है तो उसको निभा के चलेंगे। अपन ऐसा तो काम नहीं कर रहे हैं कि यार एक लड़की को छोड़ा दूसरी को पकड़ा, ऐसा तो काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर प्यार हो गया तो उससे उसको निभा के चलूंगा, मैंने ये सोच लिया था। तो उनका फोन आया मेरे पास में, तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा सब कुछ पता चला है, खबर लगी है, और कॉलोनी के अंदर सब बात कर रहे हैं, तो ऐसा काम मत करना यार। तो मैंने बोला, उस टाइम मेरी बात नहीं हुई क्योंकि मैं बाहर था ऑलरेडी, इंदौर था मैं उस टाइम पे। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। उन्होंने मुझे बोला कि जब आओ, जब मुझसे मिलना। मैंने बोला ठीक है। तो हमारे जो रियल एस्टेट के जो काम करते थे 2-4 लोग और जो थे हम लोग इसके साथ में जुड़े हुए थे, तो उनका भी मेरे पास में फोन आना शुरू हो गया। तो वो मुझे बोलते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया, कि कुछ हुआ है क्या, सीन क्रिएट हुआ है, क्योंकि ऐसा ऐसा सब कुछ चल रहा है कि मार्केट में मारने की बात चल रही है और ऐसा मतलब माहौल क्रिएट हो रहा है, जान से मारने की। तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि मैं जो आऊंगा तो सारी चीजें हैंडल करेंगे जो भी होगा। तो उस टाइम वहां से तो बात खत्म हो गई। फिर महक ने जब मुझे कॉल किया तो महक ने मुझे सारी चीजें बताई कि मैंने पापा को समझा दिया है, तो अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो आप टेंशन मत लेना। लेकिन अब मेरे साथ में ऐसा सब कुछ हो गया, मेरे पास में ना सिम है ना फोन है, ठीक है, फोन है लेकिन सिम नहीं है उसके अंदर, तो और मुझे कहीं आने जाने भी नहीं दिया जा रहा है। तो अब क्या करें, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को शादी करना है तो आपसे ही करना है। इन्होंने मुझे क्लियर कर दिया, ठीक है। और शादी तो मेरे दिल में भी था ही सही, लेकिन शादी के लिए इन्होंने सबसे पहले मुझे बोला था, उससे पहले भी ये बोल चुके थे जब हम लोग रिलेशनशिप में थे, और उस दिन फाइनल हो गया कि भाई हम लोगों को शादी करना है, या तो फिर घर वालों की मर्जी से या फिर हम दोनों को डिसीजन लेके खुद से शादी करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने सोच लिया। और फिर इन्होंने जब मुझे क्लियर करा तो फिर मैंने सबसे पहले इनको सिम पहुंचाई इनकी फ्रेंड के थ्रू कि ये तुम्हारे पास में रखो, और जब भी मौका मिले तो सबसे पहले एटलीस्ट बात तो हो। बात नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि भाई चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। मतलब 2 साल हो गए थे हम लोगों को, उसके बाद ये सब चीजें हुई थी। हाँ। दीदी की 2 साल हो गए थे शादी को, उसके बाद ये चीजें हुई थी। तो फिर सिम मेरी फ्रेंड मुझे देने के लिए, उस टाइम मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये टेंशन में बहुत ज्यादा टेंशन ले लिया था, तो मैं 3-4 दिन एडमिट थी। उसके बाद मेरे को फिर मैं घर आ गई थी। फिर घर पे वो सिम देने के लिए आई, वो रोज आ रही थी, मैं हॉस्पिटल में थी, हाँ वो रोज देने के लिए आ रही थी। फिर उसके बाद जब मैं घर आ गई उस टाइम पे भी मुझे ना बोतल लग रही थी घर पे,
तो फिर वो जैसी आई ना, और सब मेरी मम्मी बैठे थे मेरे पास, मेरे को मुझे बोतल लग रही थी, और वो आई तो मम्मी के सामने मुझे सिम कैसे दे, फिर मुझे उसको इशारे में बताना पड़ा कि मैं मेरे पास रख दे, वो उठा लूँगी, इतनी बड़ी सिम कोई नहीं देख सकता। तो फिर उसने सिम रख दी, मेरी तबीयत वगैरह पूछा क्या ऐसा क्या है, और वो वहाँ से चले गई। उसके बाद मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा शक करती है। मम्मी बोली ये क्यों आई थी? मैंने मम्मी तबीयत खराब है तो मिलने आई थी कि हाँ देखना सिम विम ना दे जाए। और शक जो था ना वो पहले ही ट्रिगर था। मम्मी का तो बिल्कुल सही था। मम्मी मुझ पर हर चीज़ पे नज़र रख रहे थे, क्योंकि बात इतनी फैल गई थी ना कि लड़की 10-15 दिन में चले जाएगी तो क्या होगा। लेकिन हम लोगों का ऐसा कुछ सीन ही नहीं था। मैं आज सबको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हम दोनों भाग के शादी करेंगे या इतना बड़ा हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा। हालात ने सिचुएशन ऐसी बना दी हम लोगों के साथ में। लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग में यही सोचा था कि हम दोनों हमारे पेरेंट्स से बात करेंगे, मैं मेरे मम्मी पापा से बात करूंगा, महक के पेरेंट्स से वो बात करने जाएंगे, या जो भी होगा हम दोनों एग्री करके ही शादी करेंगे। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ ना, तो हम दोनों जो करता है ना भगवान वो अच्छे के लिए ही करता है। वो जब सिम आ गई थी, उसके बाद मैं रात में जब मम्मी पापा सो जाते थे, सिम फिर मोबाइल में मैं लगाती थी, फिर इनसे डिस्कस करती थी कि अब करना क्या है, आगे क्या करना है। तो जब इनसे डिस्कस करती थी, मैं बोलने था मुझे तो अब शादी करनी है कुछ दिनों के अंदर। फिर तो गई हूँ कि हाँ भाग निकलने वाली हूँ, तो ठीक है निकल ही जाती हूँ। और इनके घर वाले फिर रिश्ता देखना चालू कर दिया था उन्होंने, तो वो और प्रॉब्लम हो रही थी कि यार मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इतनी सारी फैमिली बर्बाद हो। महक ने मुझे पहले ही कह दिया था कि एंगेजमेंट हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से, दोनों की वजह से किसी और को की फैमिली भी परेशान हो। तो हम लोग ये नहीं किया, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया। और अब टेंशन सबसे बड़ा अब चालू होता है कि यार करना कैसे है, क्योंकि हमारे एमपी के अंदर हिंदू मुस्लिम मैरिज अलाउ ही नहीं है। आर्य समाज का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता हिंदू मुस्लिम शादी के अंदर। अच्छा, बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि आर्य समाज से शादी होगी तो हो जाएगी, लेकिन वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता हिंदू मुस्लिम शादी के अंदर। हाँ, तो हम दोनों के लिए वो परेशानी थी कि अब कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मुझे अपनी सेफ्टी और अपने फैमिली की सेफ्टी देखना था सबसे पहले, तो कि यार अगर एक लड़की को लेके जा रहा हूँ मुस्लिम लड़की, तो मुझे पता था कि फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होने वाली, रिलीजन वाले इन्वॉल्व होने वाले, कम्युनिटीज इन्वॉल्व होंगी पूरी होगी। सबसे पहला मुझे यही डर था। तो सबसे पहले मैं गया वहाँ के हमारे लोकल में जो संगठन होता, हिंदू संगठन, उनके पास में गया। वहां से जाके सबसे पहले उनसे जानकारी ली कि किस तरह से मेरी फैमिली को मैं सेव कर सकता हूँ। तो वहां से जाके उन्होंने मुझे बहुत सारे गाइडेंस दिया कि इस तरह से आप कर सकते हो, और उन्होंने सेफ्टी की भी पूरी जिम्मेदारी ली कि हम पूरा प्रोटेक्शन देंगे आपको। और मतलब उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया कि इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आप किसी को भी संगठन को ऐसे गलत नहीं बोल सकते कि उन्होंने वो सपोर्ट करती है आपको, हिंदू मुस्लिम मैरिज को सपोर्ट करती, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ हम लोगों को मार्गदर्शन दिया कि ऐसे आप कर सकते हो। कि जब कोई एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है तो 2 से 4 लाख रुपए उसे उनके संगठन या कोई ऐसा बंदा देता है पैसे, ये सच है? ये सच है, और होता है ऐसा, क्योंकि हम लोगों के पास में आज हम दोनों ने शादी की ना, उसके बाद में मतलब आज इतने सारे लोग हम लोगों को मैसेज करते हैं, और बहुत सारे, ठीक है, लड़के खुद आगे रह के बोलते हैं हम लोगों को भी कि अगर आप दोनों अलग हो जाते हो तो हमको 10 लाख रुपए देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, ऐसे तक हम लोगों को ऑफर देते हैं अभी। मतलब अभी तलाक लेने के 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार है आज भी, नहीं छोड़ा, ठीक है। और ठीक है, अगर आप दोनों को तलाक नहीं लेना है, अगर तुम मुस्लिम बन जाते हो तो भी तुमको पैसे देंगे हम, ठीक है। आपको मुस्लिम बनाने के कितने पैसे मिल रहे हैं? मुस्लिम बनने के 15 लाख रुपए मिल रहे हैं आज भी, ठीक है। अब बताओ आप लोग, मतलब इतना ज्यादा रिलीजन को प्रायोरिटी दे रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे प्यार में शादी तो कर लेते, हाँ, निब्बा निब्बी, ठीक है, लेकिन उसके बाद में उनको इतनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को देखना पड़ता है कि उसके बाद में लड़की चली जाती है अपने घर, लड़का चले जाता है अपना घर, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो 4 दिन का तूफान शांत होने के बाद चलो अपने अपने घर। वैसा मुझे पता था कि ऐसा काम मुझे करना नहीं है, तो मैंने पहले से ही सब कुछ फाइनेंशियली स्टेबल हो गया मैं थोड़ा सा। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो अब अपन निकल सकते हैं। मैंने महक से बोला था कि महक मुझे 20 दिन का तो समय मैक्सिमम चाहिएगा, क्योंकि सब प्लानिंग करना इतना आसान नहीं होता और फैमिली को भी सेव करना है। तो फिर मैंने सारी प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के बाद 15-20 दिन के बाद में मैंने महक को बोल दिया मैसेज करके कि महक अब अपन रेडी। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं तो रेडी हूँ,
बस आपके इंतजार कर रही थी मैं तो ये कब बोले और कब निकले। वो जो इतने दिन 20 दिन जो थे ना वो बड़ी मुश्किल से मेरे घर में निकाले। और जिस दिन मैं घर से निकली थी ना उसके 2 दिन बाद ही वो जहाँ मेरे मम्मी पापा रिश्ता देखने के लिए गए थे वो मुझे देखने के लिए आ रहे थे। लड़का तो पसंद आ गया था, अब वो लड़की अगर पसंद आ जाती वो देखने आते लड़के को तो रिश्ता पक्का था। वो 2 दिन उस 2 दिन पहले मुझे हम लोग उस 2 दिन मतलब जिस दिन आ रहे थे सॉरी वो उससे हम 2 दिन पहले निकल गए। तो फिर मैंने सबसे पहले तो मेरा बैग जो था उसको पैक करा। मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ले गई थी, ज़रूरत की चीज़ें रखी। मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत साथ दिया। उस टाइम पे मैंने उसको कॉल करके मैसेज करा, कॉल करके उसको मैंने बुलाया कि घर पे सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जा। वो आई, मेरा बैग मैंने पहुंचवाया उसके हाथ। मैंने कि चुपचाप ले जा, बोल देना मेरा ही बैग है, अगर कोई पूछे तो कि मेरा घर पे ताला लगा था तो मैं रख गई थी, ऐसा कुछ बोल देना। तो किसी ने नहीं पूछा। हमारे घर के सामने गली जाती है पतली सी, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते जाते, मेन रोड पे घर है और सामने एक गली है। तो वो उस गली में से वो बैग लेके मेरा चले गई। बैग का तो मेरा टेंशन खत्म हो गया। फिर लास्ट टाइम मैंने मेरी मम्मी को देखा, पापा को देखा, क्योंकि एक बेटी से पेरेंट्स प्यार करती है, चाहे वो कितनी भी कैसा भी हो, बच्चे से तो प्यार करती है। फिर उनको देखने के बाद मैंने लास्ट टाइम एक लेटर लिखा। मैंने एक लेटर लिखने के बाद टीवी के पास एक लेटर को रख दिया और फिर घर पे सबको पूरा घर देखने के बाद तो मैं वहाँ से फाइनली निकल। घर पे कोई था उस टाइम पे? उस टाइम पे पापा थे, तो पापा खाना खाने के लिए आए थे, लंच टाइम था, तो वो खाना खाकर वो चले गए थे वहाँ से। हाँ, मैं निकली थी 2 बज रहे थे उस टाइम। हाँ, दोपहर को 2 बज रहे थे उस टाइम पे मैं निकली थी। तो पापा को खाना मैंने ही खिलाया था। तो मैंने कि यार नेक्स्ट टाइम खिलाते थे। हाँ, अरे अरे इमोशनल मत हो। अरे कोई बात नहीं। हाँ अब मैं इतनी गहराई में इसीलिए नहीं पूछ रहा था कि मैंने कहा कुछ ट्रिगर ना हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम खिलाया था ना, उसके बाद इतने अच्छे से ना देखा है ना हालचाल पूछ सकती हूँ मैं। फिर उस टाइम उनको मैंने मम्मी पापा सबको देख के बहुत दिल अंदर बहुत हिम्मत रख के मैं निकली। निकलने के बाद मैं, क्योंकि मैं घर के जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं ना वही पहन कर निकली थी मैं, क्योंकि शक ना हो किसी को कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रहे। उसके बाद फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो कि वो थोड़ा दूर रहती थी, मेरी जब कोचिंग थी ना उसके आसपास रहती थी। मैं उसके घर पे गई, मैंने वहाँ पर चेंज करा। चेंज करने के बाद फिर इनको मैंने बोला कि मैं घर से आ गई हूँ। उस टाइम पे मम्मी ना, हमारा टेरेस है वहाँ पर, मम्मी कपड़े वगैरह मतलब साफ कर रहे थे। मम्मी ऊपर थे, पापा चले गए थे खाना खाकर। भाई पढ़ाई वगैरह चलती है तो वो स्कूल कोचिंग रहता है। तो उसके बाद मैं इनको कॉल करा कि मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरे पास सिर्फ कुछ घंटे, ये 2 घंटे के अंदर यहाँ से तो निकलना ही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए, तुम रेडी रहना। और उस टाइम पे हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें छोड़ने कौन जाए। हमारा स्टेशन था, हम देवास स्टेशन पर जा रहे थे, यहाँ से मतलब 60 किलोमीटर था जहाँ से हमें जाना। अब स्टेशन तक छोड़ना कोई रहा नहीं कर रहा था। तो हम लोगों के साथ में मतलब प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोगों की ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई। वेटिंग लिस्ट में थी और कैंसिल हो गई हम लोगों की ट्रेन की टिकट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में वो हो गया। दूसरा हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये था कि हमारी जो सिटी है ना, वो वहाँ पे कैब वगैरह ये सब कुछ चीजें नहीं चलती थी, ठीक है। और सब एक दूसरे को फेस से जानते ही है, मतलब ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है, छोटी सिटी। और आप दोनों का तो वैसे ही सबको पता चल गया था। चुका था। और अगर ऐसे में मैं किसी को मैं बोलूं, मैंने 1-2 लोगों से बात करी तो उन्होंने पहले पूछा कि कौन है साथ में, तो मैंने उनको बोला कि लड़की है। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि लड़की को लेके नहीं जाएंगे हम साथ में। तो फिर क्या करें, तो फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, बाइक से ही निकलना सेफ रहेगा। फ्रेंड को बोला और उसको बोला कि हमको तू देवास छोड़ के आ, मतलब कि हमारे सिटी से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है वो, तो वो वहाँ पे छोड़ के आओ। तो वो उसने बोला कि ठीक है मैं छोड़ने चलता हूँ। तो फिर मैंने महक को पिकअप करा। पहले सबसे पहले बैग जो था वो एक और दूसरे फ्रेंड के घर रखा हुआ था मैंने, इनका बैग, तो वहां से वो भी पिकअप करा। और उसके बाद में हम लोग निकल गए देवास के लिए, ठीक है। और 1 घंटे के अंदर फटाफट से हम लोग देवास पहुंचे। और वहाँ पे नॉर्मल टिकट हम लोगों ने नहीं ली, जनरल की, क्योंकि हम लोगों की टिकट कैंसिल हो चुकी थी। जनरल की कैसे भी करके जाना है। अब कैसे जाना तो था, हम लोग जा रहे थे पुणे जा रहे थे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोगों को संगठन वालों ने बोला था कि आप वहाँ चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो शादी अलाउ नहीं है, और वहाँ पे आपको शादी करवा देंगे आपकी, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो हम वहाँ जा रहे थे पुणे। तो ट्रेन की टिकट कैंसिल होने के बाद में फिर हम लोगों ने जनरल का ही टिकट लिया दोनों ने,
और बस हार्ट बीट एक ही तेज हो रही थी उस टाइम पे कि बस ट्रेन आ जाए, फटाफट से बैठ जाए ट्रेन के अंदर, क्योंकि अगर नहीं बैठेंगे और यहाँ पे किसी ने पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर 5 बजे के आसपास में मतलब हम लोग निकले थे हमारे सिटी से 3 बजे। 5 बजे हम लोग की ट्रेन थी और 4 बजे हम स्टेशन पे पहुंच गए थे। उस टाइम पे टिकट लिया, 1 घंटे का वो वेट जो टाइम था ना, वो सबसे मुश्किल था। आज भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। बस एक ही दिमाग में एक ही चीज बोल रही थी कि फटाफट से ट्रेन आ जाए, बैठ जाए बस कैसे भी करके। तो ट्रेन आई 5 बजे और बैठ गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग जब बैठे ना ट्रेन के अंदर, जब जाके वो जनरल का डब्बा था, आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ होगी उस समय उसमें। फिर भी हम लोगों को सीट मिल गई, हम दोनों ऐसे करके बस बैठे हुए थे दोनों, और बस समय निकाल रहे थे कि बस कैसे भी करके पहुंच जाए बस। जनरल में बैठे तो जनरल में भी भीड़ बहुत रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ थी उस टाइम पे। इतना मतलब इतनी गर्मी भी नहीं थी, फिर भी इतना पसीना आ रहा था कि बस हमें बस वो सीट मिल गई। हार्ट बीट इतनी तेज हो रही थी उस टाइम पे कि यार, क्योंकि आपकी लाइफ का डिसीजन है वो। अगर या तो आप आज बचोगे या फिर आज खत्म हो जाओगे आप। हम दोनों के दिमाग में वही चल रहा था कि अगर आज पकड़े गए तो बहुत बुरा कुछ हो सकता है, या फिर अगर जीत गए तो सब कुछ सफल हो जाएंगे। वही चीजें चल रही थी और बैठे थे दोनों एक दूसरे के साथ में। फोन दोनों के स्विच ऑफ थे, लेकिन हम लोगों ने एक काम किया था कि हम दोनों ने एक नया फोन परचेज कर लिया था उस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों को पता था कि यार फोन की जरूरत तो पड़नी है, ठीक है। और किसी को कॉल नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं संगठन वालों के पास में, वहां पे तो हम लोग बात कर सके। तो हम लोगों ने एक नया सिम किसी और के थ्रू, मतलब एक और फ्रेंड था उसके नाम से एक सिम निकलवाया और फोन नया लिया, वो भी किसी और के नाम से रजिस्टर्ड करवाया, उसको लेके हम लोग निकल गए। हम दोनों के फोन स्विच ऑफ। और उसके बाद में एक बार हम लोगों ने फोन ऑन किया देवास में। वो इसलिए ऑन किया हम लोगों ने उस टाइम पे क्योंकि हम लोगों महक को एक मैसेज देना था इसकी फैमिली वालों को कि टीवी के पास में एक लेटर पड़ा है तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। इन्होंने वो लेटर के लिए मैसेज कर दिया और हम लोग निकल गए वहां से। अच्छा किया, बुरा किया तो मैसेज करके। बहुत अच्छा कहना। मैंने मुझे मैसेज करा था ना, तो उस पर ऑलरेडी मैसेज आ रहे थे बहुत सारे, क्योंकि उधर सब कुछ फैल चुका था ना मेरा ऑलरेडी। फिर भी मैंने कुछ पढ़ा नहीं ज्यादा, और सिर्फ मैंने बोल दिया कि टीवी के पास एक लेटर पड़ा रखा है, अब देख लेना, उसको पढ़ लेना और कुछ भी एक्शन मत लेना। ऐसा करके मैंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि ज्यादा देर नहीं रख सकती। तो क्या वो माने घर वाले, एक्शन नहीं लिया? उसके उन्होंने मैसेज सीन कर लिया, लेकिन उनका उधर से रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। और हम लोगों ने उस टाइम फोन स्विच ऑफ कर लिया। हमको नहीं पता था कि हमारे घरों में क्या चल रहा है। जैसे ही हम लोग एमपी हम लोगों ने पार कर दिया, जब हम लोगों ने एमपी पार किया ना, हमारा स्टेट को हम लोगों ने पार करा, तब इतनी शांति मिली कि भाई चलो अब सेफ हो गए, क्योंकि अब हम लोगों को कोई नहीं पकड़ सकता। मतलब डर तो था, लेकिन फिर भी एक ये मन में था कि यार चलो एमपी पार कर दिया, अब यहाँ तक आने में भी सबको समय लग जाएगा। लेकिन हम दोनों की वही गलतफहमी थी कि हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोगों के साथ में आगे चल के इतना बुरा कुछ होने वाला है वहां पे। जैसे ही हम लोग गुजरात स्टेट के अंदर लगे, और गुजरात स्टेट में जब हम लोग पहुंचे, धीरे धीरे कर करके एक एक सिटी पार हो रही थी। तो वहां पे एक भरूच आता है, आपने शायद सुना होगा बहुत सारी ऑडियंस ने। तो भरूच हम लोगों ने पार किया। भरूच के बाद में वडोदरा आया, ठीक है। वडोदरा जैसे ही हम लोग पहुंचे ना, तो हम लोग खिड़की के बाहर देख रहे थे, तो 4-5-6 लोग ऐसे हड़बड़ी कर रहे थे। तो हम लोग को लगा शायद हो सकता है ट्रेन में बैठने के लिए कुछ हड़बड़ी कर रहे हो। मेरी नजर चली गई थी एकदम से। ट्रेन वहां पे रुकी वडोदरा में, और जैसे ही मतलब हम दोनों बैठे हुए थे एक दूसरे के पास में, तो 6 लोग चढ़े और उन्होंने डायरेक्ट हम लोगों को उठा के ऐसा बोला उन्होंने उस टाइम पे कि बाहर आ जाओ तुम दोनों, ऐसे करके उन्होंने उस टाइम बोला। अच्छा। हाँ, कि बाहर आ जाओ तुम दोनों और बात करनी है, बाहर आ जाओ, ऐसे करके हमको बोला। हम दोनों डर गए उस टाइम पे कि यार ये क्या हुआ अचानक से। मुझे लगा कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है शायद अपने साथ में। उन्होंने पहचान, क्योंकि जैसे मुस्लिम लोगों में ऐसा रहता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स रहते हैं, उसमें काफी हजारों से लोग रहते हैं काफी। तो मेरे फोटो इनके फोटो को वायरल कर दिया था कि ये लड़की यहाँ से निकली है, और इसको दो रूट पे मतलब हम लोगों को ढूंढ रहे थे। तो जिस रूट पे से जा रहे थे ना गुजरात, तो उसी उस रूट पे हमें ढूंढ रहे है ना। तो वो उन्होंने ढूंढ लिया, हमें पहचान लिया, क्योंकि फोटो मुझे नहीं पहचाना उन्होंने, इनको पहचान लिया बॉडी से, क्योंकि हाँ। तो वो ट्रेन में आ गए और वो बाहर आओ, मैंने बोला उनको क्यों आए हम लोग बाहर, आप कौन हो? मैं मेरी मर्जी से आई हूँ, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैं ट्रेन में से उतरूंगी भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट बात करनी, 2 मिनट बात करनी। मैंने कहा आप यही बात कर लो मुझसे, मैं बाहर नहीं आ रही, आप मुझसे यही बात कर लो। तो फिर वो तो जबरदस्ती करने लग गए। ट्रेन चल दिया,
अच्छा। वो अंदर ही थे, ट्रेन चल दी। ट्रेन चलने के बाद उन्होंने क्या करा, ट्रेन की चेन को खींच खींच दिया, दिया। अच्छा। हाँ, मतलब पूरी पावर के साथ में पावर के उन्होंने। साथ में खींचा के कि इनको उतारना है। तो मैंने बोला कि आपने ट्रेन कैसे खींची। मैं इतनी वहां पर कंफ्यूज थी कि कोई पुलिस वाला कोई स्टाफ स्टाफ क्यों कोई नहीं आ भी रहा। नहीं आया, ट्रेन रुक गई। आरपीएफ वाला कोई बंदा नहीं। ठीक है। 2 मिनट हो और गए। उन्होंने वहां पे जाके, मतलब कि 6 लोग थे ना वो, जिसमें से 2 लोग, वो ड्राइवर जो था ट्रेन का, वहां पे जाके खड़े हो गए, उसको बोल दिया कि ट्रेन चलेगी नहीं, ऐसे करके उसको धमकी दे रहे। और इधर हम लोगों के साथ में चढ़े ना, तो वो हम लोगों को उतारने के लिए बोल गए। तो हम जब नहीं उतरे तो उन्होंने फिर क्या करा, जो हम लोगों के बैग्स थे वो उन्होंने उतार के स्टेशन पे रख ली। ठीक है, कैश जिसमें वगैरह हम सब लोगों का हम सारा घर से कैश, ले गए थे, हम कैश लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स, हम लोगों के सारे कुछ कपड़े, मतलब टोटल हम लोगों को जिसके मतलब हम लोग जिसके ऊपर आश्रित थे ना, नीड सब थी, कुछ सब नीड चीजें जिसकी थी। थी वो सब कुछ उन्होंने निकाल लिया। हम लोग कैश जेब में नहीं रख सकते थे, अकाउंट में इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि अगर हम लोग कहीं से ट्रांजेक्शन करते तो पकड़ पकड़े सकते थे हम लोगों को घर वाले। तो इसलिए हम लोगों ने वहां से मतलब कैश हम लोगों के साथ में रखा था। लेकिन कैश हम लोग पॉकेट में इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि आप समझ सकते हो कहीं पे भी कुछ हो जाए, ट्रेन का निकाल ले भी या डर कुछ चोरी। रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने बैग्स में रखे थे, तो सब कुछ उन्होंने निकाल के वहां पे स्टेशन पे रख लिया। मतलब 2 मिनट बाद वो हॉर्न बज गया ट्रेन का कि ट्रेन वापस चलने वाली। मतलब उन्हें तो ये वापस से ट्रेन के अंदर गए, है ना, ये चले गए और मैं वहीं खड़ी रह गई। और वो 3-4 लोगों से मैं बात कर रही कि मैं नहीं जा रही हूँ, और जो फैमिली वाला आ रहे हैं ना उनसे मैं बाद में बात कर लूंगी। तो इन्होंने बोला मैं कहा जाओ, ट्रेन चल रही है। तो मैं बैग वैग का ध्यान, छोड़ा हमने। मैंने वहीं छोड़ा, हम ट्रेन पे चढ़ गए और मैं चढ़ी और ट्रेन चलती। ठीक है, तो उसमें से वो 6 लोग थे, उसमें से 3 तो हमारे साथ वो भी चढ़ गए, वो भी हमारे साथ 3 वहीं रुक गए और हमारे बैग में वहीं रह गए। वहां से ट्रेन चल दिया। अब उसके बाद में कुछ हुआ ऐसा कि नेक्स्ट स्टॉप था सूरत। 1.5 घंटे का समय था, 12 बजे वडोदरा ट्रेन पहुंची थी उस टाइम पे। और 1.5 घंटे का समय था हम लोगों के साथ में, और वो उस टाइम में हमारे साथ में ही थे 1.5 घंटे तक। उन्होंने इनके सबसे पहले तो इनके पापा मम्मी से बात करवाई। ठीक है, मम्मी ने तो बात नहीं करी लेकिन इनके पापा से बात करी, और पापा ने भी नहीं, बड़े पापा ने बड़े बात पापा करी ने इनसे। बात करी। हाँ, तो और मतलब बोल। हमारे पास पड़ोस में एक अंकल है, वो थे, उनसे बात करी पहले। तो उसके बाद मेरे उन्होंने बोला ये बात कर। फिर मैंने बड़े पापा से बात करी, जो 3 लोग थे ना उन्होंने बात करवाई एक में से। तो मैंने बात करी बड़े पापा से। मैंने कि हाँ बड़े पापा क्या हुआ। तो बेटा तू कहाँ चले गई, ऐसा मत कर, तू वापस आ जा, इन लोगों के साथ उतर जा, ये तुझे वापस सेफ ले आएंगे, तू फंस जाएगी बहुत बुरी, आज ही तेरे पास है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि मैंने बड़े पापा मैंने तो लेटर में लिख दिया था आप कोई एक्शन मत लेना, मैं मेरी खुद की इच्छा से जा रही हूँ, मैं मर्जी से जा रही हूँ, इतना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, अभी की प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने बोला कि नहीं बस तू आ जा। मैंने फिर बात नहीं करा। फिर उन्होंने बोला कि मुझे इमोशनली भी ब्लैकमेल उन्होंने कहा कि तेरे पापा मम्मी की तबीयत खराब हो गई है बहुत ज़्यादा, तेरे पापा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मैंने बोला कि उनको बोल दो कि बहुत ख्याल रखें, उनका कुछ भी नहीं होगा इतना। उसके बाद मैंने फ़ोन उनको दे दिया, फ़ोन कट करके। और फिर मेरे पास वापस से उन्होंने फोन लगाया, तो हमारे यहाँ के जो मतलब जितने भी जिम मेंबर्स थे, ठीक है, उनके एक हेड है हम लोगों के यहाँ पे। तो उनका मेरे पास में कॉल आया। वो मुझसे बोलते हैं कि लड़की, वो भी मुस्लिम है, ठीक है, तो वो बोलते हैं मुझे कि ये लड़की को लेके आ जाओ वापस से और छोड़ दे, और ऐसा ऐसा सब कुछ कर लेंगे, जो भी लेन देन। ठीक है, उन्होंने मुझे ऑफर किया उस टाइम पे भी, पैसे का ऑफर किया, क्योंकि जो भी होगा तो वो अपन कर लेंगे, लड़की को वापस से लेके आ जा। तो मैंने मना कर दिया उस टाइम पे, क्योंकि पैसे के लिए हम लोग शादी थोड़ी कर रहे हैं। हम लोगों ने प्यार करा, आज इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो पैसे के लिए थोड़ी ये सब कुछ किया हमने। मैंने उनको क्लियर बोला। उस टाइम पे ट्रेन के अंदर वो टीटी भी आ गए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने भी बोल दिया कि लड़की ने बयान दे दिया, अब चलो जाओ, लेकिन वो नहीं माने। जनरल में जितने भी बैठे थे ना उन सब ने सपोर्ट करा हमें कि लड़की को हाथ भी मत लगाना। तो वो उसका बयान दे दिया ना उसने, उसकी मर्जी से आई है, तो आप कोई कुछ नहीं कहेगा उसको, उसकी इच्छा है वो जो करे। तो मैंने उनको भी बोला कि चलो कोई तो एक रहता है नहीं कि कोई तो साथ है। उसके बाद फिर ये चीजें हो गई। हम लोग अब हम लोग को डर, सबसे बड़ा डर पता है क्या था, कि नेक्स्ट स्टॉप सूरत आने वाला है। उस टाइम पे वो जो 3 लोग हम लोग के साथ में ट्रेन में चढ़े थे ना, वो फोन पे बातें कर रहे थे कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, हम लोग ऐसा करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टॉप सूरत है। अब उस टाइम मुझे ध्यान आया है कि संगठन वालों ने मुझे एक चीज बोली थी कि कभी भी, ठीक है, कुछ दिक्कत परेशानी आए तो वो एक उन्होंने मुझे एमपी का नंबर दिया था। ठीक है, संगठन वालों का ही था, किसी हेड का नंबर था, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उन्होंने मुझे एमपी का एक नंबर दिया था, गुजरात बीच में पड़ता है तो उन्होंने मुझे गुजरात का नंबर दिया था, और एक पुणे जहाँ पे हम लोग जा रहे थे। तो उन्होंने ऐसे करके मुझे 3 नंबर दिए थे कि कभी भी कुछ दिक्कत परेशानी आए या फिर रुकना हो कहीं, जैसे तुम दोनों की शादी हो जाए तो रुकना हो 1-2 दिन के लिए, तो यहाँ पे रुक कुछ सकते हो। प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने नंबर हमें दिया था दे दिए थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद में मुझे एकदम से ख्याल आया, तो मैंने डायरेक्टली उनको वो नंबर पे फोन लगा के बोला
कि मैं ऐसा हूँ और हिंदू लड़का हूँ और मेरे साथ में एक मुस्लिम लड़की है और कुछ लोग हम लोगों के साथ में चढ़ गए और जबरदस्ती कर रहे हैं ट्रेन में और हम लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे करके मैंने उनको बोला, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी कहाँ पे हो आप? तो मैंने बोला कि वडोदरा से ट्रेन चल चुकी है और सूरत पहुंचने वाली है। अब हम दोनों को नहीं पता है कि हमारे साथ में सूरत में क्या होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि मुझे 2 मिनट दो, मैं बात करता हूँ। और मुझे नहीं पता था कि वो पूरा गुजरात संभालने वाले एक हेड का नंबर था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला और उसी के बाद में तुरंत 5 मिनट के अंदर मेरे पास में कम से कम 50 फोन आ गए होंगे, ठीक है। अलग अलग नंबर से मेरे पास में फोन आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, मेरा नंबर जो था वो ग्रुप में शेयर कर दिया कि ऐसा है, लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है और ऐसा परेशान किया जा रहा है इनको, ठीक है। तो तुम जल्दी से जल्दी इनको कांटेक्ट करके और जहाँ पे खतरा है वहां पे पहुंचो, ऐसे करके उन्होंने बोला। और मेरे पास में सब मुझसे एक ही चीज पूछ रहे हैं कि ट्रेन कहाँ तक पहुंची, कब पहुंचोगे, कौन सा डब्बा है तुम्हारा, ठीक है। तो मैंने उनको बता दिया कि जनरल हम लोगों का डब्बा है और कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो और फिर उन्होंने, जो वह हेड थे, उनका मेरे पास में रिटर्न कॉल आया कि तुम्हारी बात हो गई। तो मैंने बोला कि हाँ मेरी बात हो गई है और अब हम सूरत पहुंचने वाले हैं। तो तुमको मारा तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं कर रहा? तो मैंने कि मारा वारा तो नहीं, लेकिन ये 3 लोग खड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि इनसे बात कराओ मेरी। तो उन्होंने जब बात करी ना, आप मानोगे नहीं, पता नहीं उन्होंने क्या कुछ ऐसी बात करी कि वो उसके बाद में वो जो 3 लोग हम लोगों के साथ में खड़े थे ना, उन्होंने हम लोगों से एक लफ्ज भी नहीं बोला उसके बाद में। पता नहीं उन्होंने ऐसी क्या बात करी थी। फिर जैसे ही हम लोग सूरत स्टेशन पे पहुंचे ना, धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेन स्लो हो रही थी और इधर हम लोगों का हार्ट स्लो हो रहा था कि अब पता नहीं हम लोगों के साथ में क्या होने वाला। जैसे ही स्टेशन पहुंचा, मतलब सूरत पे हम लोग पहुंचे, स्टेशन के बाहर कम से कम 200 लोग खड़े हुए मुस्लिम, ठीक है, टोपी पहन पहन के, ठीक है। और जैसे ही महक और हम दोनों अकेले, कोई भी नहीं हम लोग के साथ में। उस टाइम पे जैसे वडोदरा में हम लोगों को जब पकड़ा था ना, जब हमारी सीट भी चली गई थी तो हम लोग गेट पे खड़े थे। गेट पे ही हम लोग खड़े हुए थे, गेट पे, वो भी वही गेट पे खड़े, हम भी गेट पे खड़े। और आज भी हमारी आंखों के सामने मंजर है कि वो 200 लोग कैसे खड़े थे। जब हम लोगों ने देखा ना कि मतलब 200 लोग ऐसे टोपी पहन पहन के खड़े, और मुझे हिंदू संगठन वाले दिखे भी नहीं, कोई भी नहीं दिख रहा हम लोगों को कि कौन है हम लोग के साथ में, कुछ भी नहीं। फिर भी एक दूसरे हाथ पकड़ लिया। मतलब डर बहुत ज्यादा था कि अब क्या ही होगा अपना। तो फिर भी मैंने इनसे बोला कि मैंने इनको हौसला मैं दे रही वहां पर, टेंशन मतलब मैं हूं ना सपोर्ट में, तो सब सही होगा। तो उसके बाद जैसे ही वहां पर ट्रेन रुकी और हम लोग ट्रेन में वो उतरे, उसके बाद हम दोनों ने टाइट हाथ इसलिए पकड़ा था ताकि हम दोनों को अलग ना करे कोई, छुड़ा नहीं। तो जैसे ही उतरे ना, तो वो उन मुस्लिम लोगों को बिल्कुल कंफर्म था कि यही वाला डब्बा है, क्योंकि उनके लोग हमारे साथ थे और वो हिंदू संगठन वालों को कंफ्यूजन था कि कौन से डब्बे में है, वो कंफ्यूज हो गए थे वो। तो जैसे ही हम लोग उतरे ना, तो जो मुस्लिम लोग थे उनके साथ एक लेडीज आई थी बुर्का पहन के। उनकी भी उम्र होगी अच्छी, 40-50 के आसपास उम्र होगी। तो वो बुर्का पहना था, तो मुझे ऐसे खींचने लगी, टाइट पकड़ के इनका हाथ खींच लिया। लेकिन वो जितने भी मुस्लिम लोग थे, इनको उन्होंने खींचा, वो तो हाथ छूटना ही है, इतने सारे खींचेंगे। जैसे इनको खींचा ना, तो मेरा हाथ छूट गया। मेरा हाथ छूटने के बाद इनको तो वो ले गए भीड़ में। और जब मेरे को भीड़ में लेके गए ना, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे साथ में अब क्या आने वाला है, ठीक है। मेरे पास में सिर्फ कुछ भी नहीं बचा हुआ था, सिर्फ एक टोपी पहना गई थी, वो टोपी गिर गई। और उसके बाद में, ठीक है, वो उन्होंने मुझे भीड़ में इकट्ठा कर लिया और ऐसे करके धक्का मुक्की करने लग गया। मेरे शर्ट पर सब कुछ फाड़ दिया उन्होंने, सब कुछ, मतलब ऐसा सीन हो गया उस टाइम पे। मतलब पूरा शर्ट जो था ना, पूरा फट गया था उस टाइम पे। और उसी भीड़ के अंदर, वो कहते हैं ना कि जब आपका दिल अच्छा हो तो आपके साथ में भगवान उतर ही जाते हैं आपको बचाने के लिए। वैसे ही हम लोगों के साथ में बजरंगबली बन के संगठन वाले पहुंच गए उस टाइम पे। और उसी भीड़ के अंदर मुझे उन्होंने पकड़ा ऐसे टाइट करके, ठीक है। और उसके बाद में वो मेरे को लेके साइड में कर लिया उन्होंने, और धक्का मुक्की, मतलब पूरे स्टेशन पे ऐसा माहौल हो गया था उस टाइम पे। 200 लोग इधर के हो गए, 200 लोग उधर के हो गए, मतलब 300-400 लोग कम से कम इकट्ठा हो गए स्टेशन पे। दंगे वाला माहौल हो गया और पूरे स्टेशन बंद करना पड़ा उस टाइम पे। ऐसा सीन हो गया था। नाइट में 2 बज गई थी उस टाइम पे। तो स्टेशन पूरा जब बंद हुआ, पूरी लाइटें वाइटें सब कुछ बंद हो गई थी वहां पे, ठीक है। रिपोर्टर वगैरह सब कुछ लोग आने लग गए थे वहां पे। लेकिन उस टाइम पे नाइट का समय था, तो इसलिए ज्यादा उसको उस टाइम पे वो पैनिक नहीं करने दिया माहौल। उस टाइम पे फिर शांत करने की कोशिश करी। तो जब मेरे को संगठन वालों ने इधर करा साइड में, तो महक को लेके वो लोग निकल गए।
ठीक है, इसका हाथ पकड़ के लोग इसके पीछे भागने लगे, वो कि लड़की को लेके जाना है, इसको बचाना, क्यों तो चला गया है, ठीक है, हाँ। लड़की को कैसे ना कैसे अब गाड़ी के अंदर बिठा के रवाना कर देंगे कहीं। निकलना लेके। तो मुझे वो ले जा रही खींच के, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे कौन कहाँ ले जा रहा है। मेरे को तो वो खींच के ले जा रही, मैं तो सिर्फ एक ही ध्यान रहा ये इधर है, मैं इनको ही ढूंढ रही। फिर मुझे ना एक पुलिस कांस्टेबल दिखी, तो वो खड़ी हुई थी वहां पर, ये लड़ाई झगड़े हो रहे थे ना, वो खड़ी हुई देख रही है क्या हो रहा है एकदम। तो मैंने, वो मुझे दिख गई ना, तो मैंने उस बुरखे वाले का हाथ छोड़ के पुलिस वाले को हक कर लिया, उस लड़की को हक कर लिया मैंने कि मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रही है। वो तो पता नहीं, वो दिख गई ना तो मेरी मतलब दुनिया बन गई। वो अगर मुझे नहीं दिखती तो कहाँ जाती मुझे खुद को ही नहीं पता था। उसके बाद उन्होंने टेंशन मत लो, तो वो बुरखे वाली लेडीज, वो 3-4 और उनके साथ थे, तो उन्होंने बोला कि चलो हमारे साथ। मैंने कि मुझे नहीं जाना, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो आप। तो फिर वो पुलिस कांस्टेबल बोला कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, वो पुलिस स्टेशन ले जाएगी। फिर मुझे ऐसे पकड़ के ले गई पुलिस स्टेशन, वो जो हाँ चौकी थी ऊपर, रेलवे की जो चौकी रहती है वहां पर। हाँ। तो सारे लोग जितने भी मुस्लिम लोग थे ना, उन्होंने तो लड़के को छोड़ा, और क्योंकि हिंदू संगठन वाले आ गए थे, उनको छोड़ा, वो सारे मेरे पीछे आने लग गए हैं। अच्छा। हाँ। क्योंकि इसको सेव करना है, उनको लेके जाना है महक को, बस ऐसा उन्होंने सोचा। उनकी लड़की थी, मतलब हमारी रिलीजन की लड़की है, तो उसको तो कैसे भी ले जाना है। तो वो सारे मेरे पीछे पीछे आ रहे ना, मतलब ऐसा आ रहे थे। तो पुलिस कांस्टेबल ने खड़ा कराया उनको ऐसा डांटा, पीछे रहो, पास कोई भी नहीं आएगा। मतलब बहुत हिम्मत वाली थी वो, मानना पड़ेगा। तो उसके बाद वो सब पीछे हो गए। फिर वो मुझे लेके चले, फिर वो वापस पीछे पीछे आने लगे। तो फिर भी वो मैं सीढ़ियाँ चढ़ी। फिर मैंने सोचा कि ये देख ये कहाँ पर है। जैसे ही फिर सीढ़ियाँ चलने लगी ना, मैंने जैसे पलट के देखा, मैंने मेरे फेस को कवर कर लिया, क्योंकि कैमरे चल रहे, वीडियो बन रही थी, क्योंकि ताकि फेस ना आए। मैंने फेस को ऐसे करके इनको ढूंढा, तो इनके मुझे दिख गए, इनको हिंदू संगठन वाले लेकर आ रहे थे। वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था उस टाइम पे, संगठन वालों ने। ठीक है, क्योंकि वो कलाई में मैंने देखा था कि कौन है, तो वो सब धागे वगैरह टीका वगैरह लगा के रखते हैं, तो पहचान में आ ही जाता है। तो उसके बाद मुझे ले गए और एक रूम में मुझे रखा और लॉक लगा दिया। सारे अंदर घुस गए, जितने भी मुस्लिम थे ना, सारे अंदर घुस गए। ये हिंदू जो लोग थे जितने भी, वो भी अंदर आ गए, और वहां पर नारे लगाने लग गए। अच्छा, नारे लगने लग गए थे उस टाइम पे। ये इधर से जय श्री राम के नारे, और उधर से वो अल्लाहू अकबर करने लग गए। लड़की को लेके चलना है, तो लड़की को लेके जाना है बस कैसे भी। मुझे अंदर बिठा दिया ना, मेरे तो बस हाथ पर ऐसे हो रहा है कि क्योंकि क्या रहा है ये एकदम से, क्योंकि एकदम से एक लड़की घर में से, दुनिया इतनी देखी नहीं थी मैंने। जब मुझे दिख रहा सब कुछ, वो जो पुलिस जो बुरखे वाली थी ना, वो भी अंदर उसको कर लिया, तो क्योंकि वो एक लेडीज थी, इस वजह से उसको अंदर कर लिया। उसके बाद मैं वहां पर बैठी चेयर पे, उन्होंने बिठाया मुझे, बैठो यहाँ पर। और उसके बाद वो पहले जो ये चल रहा था, गमले वगैरह सब फोड़ दिए वहां पर। मतलब ऐसी स्थिति होगी, पुलिस भी संभाल नहीं पा रही थी, नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए वो पूरा बंद करना पड़ा। मतलब ऐसा माहौल हो गया था उस टाइम पे कि पुलिस को भी चोटें आई वहां पे। पुलिस के ऊपर भी मतलब अटैक करने लग गए थे, और मतलब एक दूसरे के ऊपर गमले फोड़ दिए थे वहां पे। जो चौकी के अंदर जितने भी गमले वगैरह सब कुछ रखे हुए थे ना, आपस में ऐसा सब कुछ सीन हो गया। लड़की हम लेके जाएंगे, मतलब ऐसा सब कुछ सीन होने लग गया था। मतलब चोटें भी आई थी बहुत की, आंख मार्क पे पट्टी वट्टी आई थी। बाद में जब मुझसे मिलने आए थे ना, तो बता रहे थे यहाँ लगी है हमें। हाँ, तो कुछ ऐसा उस टाइम पे सीन बन गया था। इनको एक अलग कमरे में बिठा दिया, मुझे लेके गए, मुझे अलग कमरे में बिठा दिया। फिर डिटेल्स लेने लगे हम लोगों की, जो बुरखे वाली पूछा उन्होंने ना, तो फिर उसने मुझे बोला कि तू अल्लाह को धोखा दे रही है, अल्लाह तेरे साथ बहुत बुरा करेगा, ऐसा मत कर, तू चल, तेरे पास आज मौका है, तो तू जहन्नुम में जाएगी, देख ले। तो ब्रेन वॉश करने की डराने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उनको, बड़े थे, तो मैंने उनको बोला कि नहीं आप कुछ भी मत करो, आप हो कौन, मैं तो आपको पहचानती भी नहीं हूँ। तो मैंने पुलिस वाली को, कांस्टेबल को बोला कि देखो ये मैं इनको नहीं पहचानती हूँ, प्लीज इनको आप यहाँ से ले जाओ। तो फिर क्या आप कौन हो, आप अंदर कैसे आ गई? उनको बोला वो भीड़ भड़क मैं अंदर आ गई, पता भी नहीं चला। तो उन्होंने बोला कि वो लेडीज ने बोलती है मैं इनकी खाला हूँ। तो मैंने बोला कि मैं तो पहचानती ही नहीं हूँ, मेरी खाला गुजरात में भी रहती है, और मैं तो पहली बार सूरत स्टेशन पे आई हूँ, मैं नहीं जानती इनको, सूरत यहाँ पर आई हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे 2 मिनट बात करनी है लड़की से, मैं चले जाऊंगी। तो वो मुझसे बोले चल बेटा, और ऐसा वैसा, तेरे पापा, तेरी मम्मी तबीयत खराब है, तेरे पापा ऐसा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हिसाब से डिसीजन लेने दो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद उन्होंने एक फ़ोन करा, पता नहीं किसको करा, कोई होगा, उनको फ़ोन करा कि लड़की तो नहीं मान रही है। तो उन्होंने बोला कि आजा तू।
फिर वो वहां से चली गई। वो जाते जाते भी बोला आज जा रही हूँ बेटा, तू पछताएगी बाद में, ऐसा मुझे बोल के गई है। तो मैंने बोला कि प्लीज आप चले जाओ। मैं पछताने को तैयार हूँ। हाँ मैं झेन्नू में भी चले जाऊंगी, मैं जाऊंगी ना, मैंने बोला प्लीज हाथ जोड़ के मैंने वहां पर बोला, क्योंकि समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने कि मैं आप चले जाओ, मैं झेन्नू में जाऊंगी, मेरे को दर्द होगा ना, मैं धोखा दे रही ना, मैं संभाल लूंगी, आप चले जाओ प्लीज। तो वो वहां से चली गई। उसके बाद मुझे बिठाया, उसके बाद इनसे सारी जानकारी ली कि कहाँ से आए हो पुलिस वालों ने। मतलब मुझसे पूछा गया कि कहाँ से हो, किसने हेल्प करी, किसने सपोर्ट करा, तुम्हारे साथ में कैसे बैठे थे, सारी चीजें उन्होंने पुलिस वालों ने डिटेल्स ली। और एक बात तो मानना पड़ेगा सूरत पुलिस वालों को भी, उन्होंने हम लोगों को दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट भी किया और साथ में हम लोगों को सपोर्ट भी करा। बहुत सारे पुलिस वाले भी आजकल आपको पता है कि बिकाऊ हो जाते हैं और बहुत जगह पे ऐसा हो जाता है कि लड़की को सौंप देते हैं चुपचाप, लेकिन उन्होंने पूरा सपोर्ट हम लोगों को करा उस टाइम पे। और उन्होंने एक ही चीज बोली कि लड़की तो साथ है ना तेरे, तो मैंने उनको बोला कि हाँ वो मेरे साथ में, और हम दोनों शादी करने के लिए जा रहे थे। तो उनको सारी चीजें बताने के बाद में उन्होंने फिर हम लोगों का वहां पे स्टेटमेंट हो गया। फिर इनके घर वालों को उन्होंने बुलाया फोन करके कि तुम्हारी लड़की मिल गई और अब आ जाओ आप स्टेटमेंट लेने के लिए। तो अभी हम लोग का जो ये मतलब हम लोगों को जैसे स्टेटमेंट लिया था ना, तो वो चौकी के अंदर लिया था रेलवे स्टेशन की। फिर उसके बाद में वहाँ का जो एरिया का थाना लगता है, तो वहां पे हम लोग को शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन वो शिफ्ट करने में भी हम लोग को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ में लेके जाना पड़ा। 4-5 पुलिस वाले कांस्टेबल हम लोगों के साथ में थे, लेडीज पुलिस भी थी हम लोगों के साथ में, क्योंकि बाहर का माहौल ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था। इसकी वजह से फिर हम लोगों को वहाँ पे सेफ्टी के साथ में वो दूसरा गए नहीं थे वहां से, गए नहीं थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि वो स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे कि लड़की अगर स्टेटमेंट इसके घर वाले आएंगे तो कभी चेंज ना कर दे। ठीक है, अगर चेंज कर देगी तो हमारी जीत हो जाएगी और हम लोग इसको लेके चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हुआ ऐसा कि हम लोगों को शिफ्ट करा, इनके घर वालों को फोन लगाया, ऐसे करते हुए हम लोग को 4-5 बज गई थी। तो उन्होंने मुझे लॉकअप में बंद कर दिया उस टाइम पे। लॉकअप में मुझे इसलिए बंद करा उस टाइम पे उन्होंने, क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि अभी नाइट का टाइम था, कम लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे कर करके और लोग इकट्ठे हो जाएंगे सुबह तक, तो ऐसा ना हो कि कोई एकदम से हमला कर दे, इनके घर वाले आए और एकदम से कुछ कर दे। तो इस सेफ्टी के लिए मुझे उन्होंने लॉकअप में बंद कर दिया उस टाइम पे। तो जब मैं लॉकअप में बंद करा उस टाइम पे मेरे पास में फोन वोन सब कुछ था, उन्होंने मुझे फोन दे रखा था कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम करो और सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फोन दिया। तो फिर उसके बाद में मेरे पास में संगठन वालों का फोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, लड़की बस अपने साथ में है ना। तो मैंने उनको क्लियर बता दिया था कि लड़की सब कुछ सपोर्ट में है और कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही करते करते सुबह मुझे 5 बजे लॉकअप में बंद करा, 10-11 बज गई। ठीक है, 11-12 बजे के आसपास में इनके घर वाले फाइनली वहां पे पहुंच गए। जब वो पहुंचे ना, और इसको पता नहीं था कि मुझे कहाँ रखा है उन्होंने। जब इसने मुझे लॉकअप के अंदर देखा ना, तो महक सच में उस टाइम पे बहुत रोई थी, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था ना कि ये क्या हो गया अपने साथ में, कि ये तो बहुत कुछ खत्म हो गया, आप दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। मतलब मेरे घर वाले मेरे को लेके चले जाएंगे और इनको लॉकअप में बंद कर देंगे। तो रोने लगी। तो फिर मैंने इसको समझाया वहां पे थोड़ा, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। सुबह फिर पत्रकार और ये सब कुछ लोग मेरे पास में आने लगे, मुझे लॉकअप के अंदर देखते हुए सब कुछ डिटेल्स पूछने लगे। मैंने उनको सारी जानकारी दी और सब कुछ बताया कि ऐसा सब कुछ हुआ है। फिर फाइनली वो जब इनके पेरेंट्स जब घर मतलब आए, पहले इनका स्टेटमेंट नोट हो चुका था जब तक कि पूरे मतलब कंप्यूटर के अंदर कि हाँ मतलब ऐसा सब कुछ लड़की ने स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं इनसे प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। ये इनका स्टेटमेंट दे चुकी थी पहले ही, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। फिर महक को एक लेडीज SI मैम थे वहां पे, तो उन्होंने महक को पहले ही बोल रखा था कि बेटा जो भी हो अपने दिल से डिसीजन देना, जो भी कर रहे, क्योंकि तेरे डिसीजन के ऊपर ही लड़के की लाइफ डिपेंड करती है। अब उन्होंने ऐसा क्लियर बोल दिया था। तो महक ने सब कुछ स्टेटमेंट जो था वो क्लियर दिया। अब सबसे मुश्किल टास्क हम लोगों के लिए ये था पेरेंट्स को फेस करना। इनके पेरेंट्स आ चुके थे, मतलब वो हमारी सिटी के कुछ पॉलिटिशियन वगैरह भी उनके साथ में आए थे। पापा आए थे, मेरे बड़े पापा थे, कॉलोनी के कुछ लोग थे। मतलब ये 2 गाड़ी लेकर आए थे और वहाँ की पुलिस भी आई थी, कोई कंप्लेन लिखा गई थी वहाँ पर, मिसिंग कंप्लेंट है, मिसिंग है। क्योंकि जब मैं घर से निकली थी ना, मेरे घर पे 2 घंटे के अंदर ही मतलब पता चल गया था कि लड़की भाग गई, निकल गई घर से। तो वहाँ पर भी मुझे पहले किसी को बताया नहीं, वहाँ का मैं बता रही, मेरे घर का, वहाँ पर किसी को नहीं बताया कि लड़की चली गई है। उन्होंने खूब कोशिश करी कि पहले ढूंढ लेते, कभी फ्रेंड के घर तो नहीं है। मेरी फ्रेंड के घर भी जाके पूछा कहाँ है कहाँ नहीं है, सबके घर पूछा, नहीं मिली लड़की और काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद फिर
बात बड़े पापा को बताया, उसके बाद वो बात सबके पास पहुंच गई कि ऐसा ऐसा है। तो सपोर्ट करने के लिए सब वही जाते हैं कि जब लड़की गई है तो लाना भी है। वैसे ही दूसरों लोगों ने भी उनको सपोर्ट करा, और मेरे पापा का थोड़ा क्या है, पहचान वगैरह ज़्यादा है, तो इस वजह से ही पुलिस वगैरह केस हो गया। और वो पुलिस वाले इनको ढूंढते हुए फाइनली गुजरात में आ ही गए। गुजरात में फिर पेरेंट्स वगैरह, फिर गुजरात में जब हम लोग थे ना, फिर पेरेंट्स भी, मतलब मेरे पापा, बड़े पापा ये आए, और मेरे पापा बाहर बैठे थे और मैं पीछे वॉशरूम था, तो मैं वॉशरूम से आ रही थी, वो यहाँ पर इस रूम में थी मैं। जैसे मैं वॉशरूम में से आई और मैंने जहाँ सामने देखा पापा बैठे, और मेरे तो पैर वापस कांपने लग गए। मैंने किया, वो पुलिस वगैरह थी ना, थोड़ी हिम्मत थी कि नहीं आसपास पुलिस है सेफ्टी के लिए। तो पापा बोले अब बेटा आजा, मौत से चिल्लाए पापा बेटा आजा मेरे पास। तो मैं तो भाग के अंदर चली गई रूम में, वो जहाँ पर सब बैठे हुए थे ना, वहाँ जाके बैठ गई। वहाँ जाके इनको पकड़ के खूब रोने आया मुझे, इतना रोई ना मैं कि मेरी लाइफ में कभी इतना आंसू नहीं आए होंगे। फिर उसके बाद फिर मुझे बिठाया, फिर बोला तुम्हारे पापा आएंगे, अब स्टेटमेंट देना है तुम्हें। तो मैंने बोला कि मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे आसपास पुलिस वाले होने को बिठाओ। मैं ऐसे यहाँ बैठी एक चेयर पे, इधर एक पुलिस वाले बैठे, एक कांस्टेबल खड़ी मेरे पास। उसके बाद पापा आए, जस्ट यहाँ ऐसे पापा बैठे हैं, ये बैठे हैं यहाँ पे बैठी, और इनको जस्ट सामने बिठाया, ऐसे ये चेयर है ना, यहाँ पर ये बैठे हैं। उसके बाद पापा के सामने पापा ने बोला बेटा चल, तूने ऐसा क्यों करा। फिर मैंने मेरे दिल की जो भी बात थी उनको बोली कि पापा, जब आपको पता चल गया था कि मैं इस लड़के से मतलब बात करती हूँ, आपने चैट वगैरह सब कुछ देख लिया था, फिर आपने मुझसे एक बार भी क्यों नहीं पूछा कि तू इससे शादी करना चाहती है। फिर उन्होंने बोला कि बेटा ये कैसे, चल तुझे शादी करनी है ना, मैं करा दूंगा, चल मेरे साथ। धोखा धोखा। फिर गए आप? नहीं, 15 मिनट स्टेटमेंट होने के बाद में फिर फाइनली इनके घर वाले को पुलिस वालों ने बोल दिया कि अब तुम चले जाओ यहाँ से। वो चले गए, ठीक है। अब वो मुश्किल ये था कि हम दोनों कहाँ जाएंगे, क्योंकि बैग चोरी हो गए, बैग के पैसे चोरी हो गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का कोई अता पता नहीं है, शादी भी होगी तो होगी कैसे, और सपोर्ट कौन करेगा, ठीक है। अब पुलिस वाले हम लोगों से पूछते हैं कि अब तुम दोनों जाना कहाँ चाहते हो, क्या करना चाहते हो आगे। तो अब हम लोगों ने उनको यही बोला कि अब हमको नहीं पता है कि हमको क्या करना है। लेकिन उसके बाद में वो SI मैम बाहर गए, बाहर का नज़ारा देख के आए, और फिर उसके बाद में आके वो वहाँ के जो PI थे, पुलिस इंस्पेक्टर, उनको वो ये आके बोलती है कि सर इनको बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि बाहर आप एक बार देख के तो आओ, मेला लगा हुआ है पूरा। क्योंकि रात को तो कम लोग इकट्ठा हुए थे, सुबह कम से कम 500 और 600 लोग इकट्ठा हो चुके थे। मेरा स्टेटमेंट हो रहा था ना, तो सब रेडी थे बाहर के, क्या होगा में। हाँ, मतलब पूरा सूरत आगे इकट्ठा हो गया था वहां पे। इस टाइम पे ऐसा मंजर हो गया था। और एक वहां का कि पापा आए हैं तो इमोशनली ब्लैकमेल करके लड़की को तो कर ही लेंगे, ले जाएंगे अपने तरफ करके। और कहीं कहीं की लड़कियां कर भी लेती है ऐसा, और मुझे खुद को भी नहीं पता है कि उस टाइम पे मुझे इतनी हिम्मत, दिमाग काम भी नहीं करता उस टाइम करता। मैं आज भी सोचती हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मेरे पापा के सामने कभी, मेरे पापा के सामने मैंने मतलब ऊंची बात नहीं करी, नहीं कुछ आँख में लेके ऐसा कुछ मैंने बोला। लेकिन आज उस टाइम पे मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि उस टाइम पे इनको लाइफ का डिसीजन लेना था, और आगे आने वाले जितने भी साल है वो इनको डिपेंड करते थे कि यार क्या होगा, किसके साथ बिताना है। तो उस टाइम हिम्मत करके महक ने सब कुछ स्टेटमेंट दिया। लेकिन उस टाइम पे एक चीज और हुई हमारे साथ में कि उन्होंने पैसे देने का भी ऑफर बहुत करा। उस टाइम पे हुआ ऐसा कि मेरे सामने ही पैसे का ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। सूरत में एक मतलब कोई मुस्लिम का लीडर था कोई, ठीक है। तो वो आके हाँ, ठीक है, तो वो आके डायरेक्टली बोलते हैं पुलिस वालों को कि आपको पैसे दे देंगे, 4-5 लाख रुपए लेके कुछ सेटल कर लो। ऐसा करके वो बोलने लगे उनको सेटलमेंट का, ठीक है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको सब कुछ क्लियर था कि ये कुछ होना ही नहीं, क्योंकि सब संगठन उनके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। वकील सामने बैठे हुए, तो कुछ होना ही नहीं है। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया वहां पे, और उनको बाहर भेज दिया। फिर हम लोगों के लिए मुश्किल था कि अब लोग बाहर कैसे निकलेंगे। अब तो हम लोगों के साथ में हम लोगों को पीछे के रास्ते से निकाला उन्होंने। पहले संगठन वालों से पूछा कि इनको छोड़ना कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ तक छोड़ दो, बाकी हम लोग इनको पिकअप कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों को पीछे के रास्ते से 2 मतलब पुलिस वाले थे, बंदूक लेके हम लोग के साथ में बैठे, और हम लोग को दोनों को बिठाया फेस कवर करके, और पीछे के रास्ते से लेके गए। तो वहाँ पे सब मीडिया वगैरह वाले भी सब इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि इतना सारा सब कुछ सीन हो रहा था।
तो फिर हम लोग को पीछे के रास्ते से उन्होंने निकाला और गाड़ी के अंदर बिठाया और लेके निकल गए। हम लोगों के साथ में जब हम लोग को लेके निकले ना, तो संगठन वालों को तो बोल दिया था कि इनको लेके पीछे के रास्ते से निकल रहे हैं और यहाँ छोड़ेंगे। उसके बाद में भी आप मानोगे नहीं, कम से कम 50 से 60 लोग हम लोगों के साथ में बाइक लेके पीछे चल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ शास्त्र में तो संगठन वाले आपकी सुरक्षा के लिए 50-60 लोग बाइक्स पे थे वो, ठीक है, हम लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग 50-60 गाड़ी पे बैठे थे, पीछे हम लोगों को बिठा रखा था। हाँ। तो हम लोग तो सिर्फ उनको ही देख रहे थे। हाँ। वो हमारे पीछे आ रहे थे ना, तो फिर पुलिस वालों ने बोला अगर ये पीछा करेंगे तो और शक हो जाएगा लोगों को कि आखिर क्या बात है, और ज्यादा लोग। तो फिर उन्होंने गाड़ी को रोककर उनको डांटा कि अभी तुम लोग पीछा मत करो, सेफली जहां पर पहुंचाना हम पहुंचाने के लिए ले जा रहे हैं, अगर तुम लोग पीछा करोगे तो जिसको नहीं पता होगा तो भी पता चल जाएगा। और फिर भी हम लोगों को डायरेक्टली पुलिस वालों ने, रास्ता था 4 से 5 किलोमीटर का, लेकिन हम लोग को डायरेक्टली उन्होंने स्ट्रेट करके नहीं छोड़ा, उन्होंने हम लोग को पूरा सिटी मतलब आधा घुमा दिया उन्होंने। वो बोलते हैं उसके बाद में हम लोग घुमो हमारी क्योंकि वो ऐसा था ना कि डायरेक्ट ऐसा रिस्क नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने हम लोग को पहले पूरा सिटी घुमाया थोड़ा, ठीक है, और फिर अलग अलग रास्ते से घुमाने के बाद में फाइनली हम लोग को डेस्टिनेशन पे छोड़ा उन्होंने। जब हम लोग छोड़ा, फिर उसके बाद में संगठन वालों के पास में हम लोग को छोड़ा, एक कार्यालय बना था, मतलब मंदिर भी था वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग को दोनों को छोड़ा। तो उसके बाद में फाइनली हम लोगों को लगा था कि अब चलो, अब हम सुरक्षित थे, सेफ थे। फिर कपड़े वगैरह कुछ थे नहीं हम लोगों के पास में, पैसे सब कुछ चोरी हो चुके थे। अब ये था टेंशन कि शादी कैसे होगी, क्या होगा पता नहीं। फिर उन्होंने बोला कि सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। उन्होंने सबसे पहले हम लोग को दोनों को जाके खाना खिलाया, क्योंकि शाम को ऐसे सब कुछ स्टेटमेंट करते हुए हम लोग को 5-6 बज गई थी। खाना खिलाया हम लोगों को, खाना खिलाने के बाद में हम लोगों के लिए कुछ कपड़े और कुछ जरूरत की जो चीजें होती है वो सब कुछ लेके आए, वो साबुन ब्रश वगैरह सब कुछ लेके आए वो हम लोगों के लिए। ऐसे करते 2 दिन हम लोग वहीं पे रहे, मतलब कि कार्यालय बना हुआ था, और उसके बाद में हम लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि वहां पे रिस्क इसलिए था क्योंकि ऐसा ना हो कि इनको कहीं पे यहाँ पे देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक फ्लैट था, एक वहाँ की सूरत की महिला अध्यक्ष थे वो, तो उनके फ्लैट पे हम लोगों को वहाँ पे रखा उन्होंने 15 दिन के लिए। उन्होंने हम लोगों का पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखा, घर का खाना हम लोगों के लिए वो पहुंचाते थे 15 दिन तक। लेकिन वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में हो गई कि 15 दिन तक सीसीटीवी जब चेक कराना, तो उसमें रात को मतलब हुआ क्या कि वहाँ पे भी हम लोगों की रैकी होना चालू हो गई, मतलब कि हम लोगों के ऊपर नजर रखना चालू हो गए, मतलब कि बार बार कोई अनजान व्यक्ति, ऐसा होता ना सोसाइटी के अंदर बार बार घुस रहा है। देखो और इतना उनको इतना क्या था मुझसे जो मुझे ढूंढ रहे थे, एक तो अपने रिलीजन की लड़की और एक पैसे का ऑफर, उनको भी दिया होगा पैसे का ऑफर, अगर आप ढूंढ के ला दोगे तो आपको इतने देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग वहां पर थे तो उन्होंने जब कैमरे वो सीसीटीवी कैमरे को देखा तो ऑटो से चक्कर काट रहे और पहचान नहीं लेते ना कि कौन है, रात के समय और नाइट में वो थी, पूरा हिंदू का सोसाइटी था, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम्स का बार बार आना जाना, तो वो शक पैदा करता उस टाइम। तो 15 दिन तक हम लोग को वहां पे रखा। उसके बाद में फिर जब संगठन के जो हेड थे, मतलब कि वहाँ के विभाग मंत्री जो थे, तो उनको बोला और ऐसा सब कुछ सीन बताया, तो उन्होंने बोला कि सूरत से बाहर कर दो, मतलब कि इनको बाहर ही कर दो, मतलब कि ऐसी जगह सेव कर दो कि ताकि कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। तो वो हम लोगों के लिए सबसे मुश्किल टास्क होने वाला था उस टाइम पे, क्योंकि 15 दिन के लिए अब हम लोग ऐसी जगह पहुंच गए 15-20 दिन के लिए कि मतलब एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के अंदर, मतलब 20 दिन तक मतलब उस फैक्ट्री के अंदर हम लोगों को शिफ्ट कर दिया। और उस फैक्ट्री के अंदर, सूरत के अंदर ही, ठीक है, सूरत से थोड़ा सा बाहर थी फैक्ट्री। और मतलब उस टाइम पे ऐसा हालत हो गई थी, वो मशीन थी साड़ी बनाने की, साड़ियाँ की फैक्ट्री थी वो, और 24 घंटे वो मशीन चलती थी। और एक छोटा सा कमरा था, ठीक है। गुजरात में ऑलरेडी गर्मी इतनी ज्यादा थी, तो था, मैंने महक को बोल दिया कि महक ये अपने प्यार की घड़ी है और इसको कैसे भी करके पार करना है। मुझे तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था मेरी परीक्षा ले रहे हैं शायद ऊपर वाले कि मैं रह पाती हूँ या नहीं रह पाती हूँ। अब मैं यही सोचती हूँ, उस टाइम पे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे क्या एडजस्ट कर रही हूँ, रह रही हूँ। 24 हॉर्स, मतलब ऐसा मशीनें इतनी आवाज कर रही थी और पता है कानों के अंदर बिल्कुल ऐसा होता था कि दूसरों की आवाज सुनाई नहीं देती थी, क्या हो रहा है। मोबाइल को यूज करते थे ना, तो मोबाइल की आवाज नहीं आती थी कि अपन क्या सुन रहे हैं। और उसी बीच में जब वो चीज चल रही थी ना, उसी बीच में हमने हमारा यूट्यूब चैनल भी खोल लिया था। हाँ, हम लोगों ने ऐसा सोचा था उस टाइम पे थे, हाँ, कि यार यूट्यूब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि आज इस लेवल पे पहुंचेंगे, हिट होगा या कुछ होगा, बस स्टार्ट करा था कि चलो करते हैं, ठीक है। दोनों है तो वैसे भी हम लोगों के पास में समय था। थोड़े टाइम के बाद में हम लोगों ने कैसे भी करके एडजस्ट करके 4-5 हजार रुपए की व्यवस्था करी हम लोगों ने, और हम लोगों ने एक
रेंट से एक कमरा लिया क्योंकि 4,000 रुपए। जैसे सिटी में रूम रेंट भी महंगे रहते हैं, महंगा होता था उस टाइम पे, तो 4,000 रुपए में हम लोगों ने एक कमरा लिया। और लेने के बाद में 1,000 रुपए का हम लोग राशन लेके आए हम लोग उस टाइम पे। मतलब ऐसे करके 5,000 रुपए का हम लोगों ने सब कुछ हमारी गृहस्थी शुरू करने के लिए हम लोगों ने उसमें लगाया। उसके बाद में वो जब लव स्टोरी जो हम लोगों ने डाली थी ना, उस घर में उस कमरे के अंदर आते से ही वो 20,000 की वो चली गई 1,00,000। ठीक है, वो और पुश करने लगी। उसके बाद में फिर एक, पता नहीं आज भी मुझे याद है कि एक इंसान थे और बहुत ही अच्छे थे। अब उनका नाम उन्होंने मना किया तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। तो उन्होंने हम लोगों को बोला मैसेज करके कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, ठीक है, तो मुझे एक बार जरूर बता देना। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि हमको जरूरत तो है। और उनको मैंने यूपीआई आईडी जो था, मेरा नंबर नहीं दे सकता था ना, क्यूआर हम लोग लगाते थे उस टाइम पे, तो यूपीआई आईडी मैंने उनको बोला कि मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर दो। ठीक है, तो हम लोग गए हुए थे। तो हम लोग परसों के दिन, मतलब आज हम लोगों ने रूम लिया। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने जो मैसेज देखा वो नेक्स्ट डे देखा। उसी टाइम पे जब मैंने कमेंट करके रिप्लाई दिया था, शाम के टाइम में उन्होंने मैसेज सीन किया होगा, तो उन्होंने उसमें कमेंट का रिप्लाई देते हुए लिखा ऐसा करके, चेक चेक द मैसेज, ऐसा कुछ उन्होंने उस टाइम पे लिखा था उस टाइम। फिर मैंने जब अपना फोन चेक किया, उसमें जाके देखा तो उसमें 10,000 रुपए क्रेडिट हो गए। ठीक है, जब मुझे लगा कि यार हम दोनों उस टाइम पे जब 10,000 रुपए हम लोगों के लिए क्रेडिट हुए, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम 10,000 रुपए। हम लोग है ना ऐसे बिस्तर भी नहीं थे, बैठे हुए थे उस टाइम पे, चटाई थी, उस पे बैठे हुए थे दोनों और कुछ सोच रहे थे। और वो जो रूम था वो हम लोगों के लिए लकी था। वो रूम में हम उस टाइम में उसमें 10,000 रुपए हम लोगों के क्रेडिट हुए। उस टाइम बाद 10,000 रुपए क्रेडिट हुए, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 10,000 रुपए आए। उस टाइम पे बहुत लगे हम लोगों को 10,000। तो फिर डायरेक्ट जाके हम लोग शॉपिंग मार्ट गए। सबसे पहले हम गए कि कुछ वेस्ट कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट ग्रोसरी का सामान लेना है। तो हम लोग ताकि हम लोग 2 महीने भी अगर रहे तो हम लोग को दिक्कत ना आए, तो जाके हम लोग 6-7 हजार रुपए का ग्रोसरी का सामान हम लोग लेके आ गए, जिसमें आटा वगैरह चावल वगैरह सब कुछ लेके आ गए और हम लोगों ने रख लिया। उसके बाद में फिर बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर थे नए नए हम लोगों से जुड़ने लगे। वो हम लोग को बोलते कि आप अपना इतनी तकलीफ मत रहो, आपका यूपीआई आईडी दे दो, क्यूआर कोड लगा दो। ठीक है, जब हम लोगों ने क्यूआर कोड हमारा स्टार्ट करा लगाना, तो धीरे धीरे कर करके हम लोग को लोगों का इतना सपोर्ट मिल गया कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हम लोगों के अकाउंट में 50,000 60,000 रुपए कब इकट्ठा होगा। हाँ, जब हम लोगों के पास में जब पैसे इकट्ठे हुए, उसके बाद में फिर हम लोगों को जो भी एक्स्ट्रा, जैसे कि गैस लेना था, हम लोगों को टंकी लेना था, हम लोगों को बेड वगैरह, हम लोगों ने सारी चीजें हम लोगों ने एक तरह से पूरी हम लोगों की गृहस्थी शुरू कर ली, गृहस्थी बसाई। उसके बाद चैनल भी मोनेटाइज हो गया था और वीडियोस भी वायरल जाने लगी थी, स्टोरी शेयर कर रहे थे तो मोनेटाइज था। उस वहाँ से भी हमारा पैसा बनना स्टार्ट हो गया था और वहाँ से भी अर्निंग होने, स्टार्टिंग में तो बहुत कम अर्निंग हुई, 10,000 ऐसी कुछ ही हुई, क्योंकि क्या होता है आजकल 10,000 में। हाँ, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वीडियो ना हमारी वायरल होने लगी, इसमें लोगों का सपोर्ट मिला, फाइनेंशियली सपोर्ट मिला, यूट्यूब की तरफ से भी हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई। फिर हम लोगों ने फाइनली एक एक्टिवा परचेस कर ली उसके बाद आने जाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल हम लोगों के लिए हो रहा था इंदौर में, पैदल जाते थे, आने जाने में दिक्कत बहुत हो रही थी। मेरे को आज भी याद है कि मुझे मार्ट ले गए थे पैदल और वहाँ पर मैं ऐसे सामान झोला उठाकर जा रही थी। देखो स्ट्रगल करा था, तो वो आज भी याद है। उसको सोचती हूँ ना कि आज मैं भगवान को जब से मानने लगी हूँ, मैं पहली बार भोलेनाथ जी के इन्होंने एक चीज में आप लोगों को थोड़ा सा ऐड करेंगे, मतलब इस वीडियो में आप इन्होंने सबसे पहले जब हम लोग मुश्किल में थे ना, वो 1 महीने जब हम लोग मेरे फ्रेंड के घर रह रहे थे, तो हम दोनों मंदिर गए थे और हमने मंदिर में एक ही इन्होंने पहली बार मंदिर गई थी मैं उस टाइम पे 1 महीने। तो फर्स्ट टाइम मैंने मंदिर में कदम रखा, मैंने कि जाती हूँ, नहीं सोचती हूँ कौन मेरे साथ क्या करेगा, मैं जाती हूँ भगवान के पास, बोलती हूँ भगवान सच में होते या नहीं होते, तभी तो मुझे पता चलेगा। ये इतना मानते हैं, मैं भी तो जाके देखती हूँ। तो मैं पास में भोलेनाथ जी का मंदिर था, तो हम लोग वहाँ गए और बजरंगबली का 2 ही मंदिर थे, वहां गई मैं भोलेनाथ जी के, वहां पर जाकर बैठी और कुछ नहीं बोला। मेरी जो दिल की बात थी मैंने उनको बोली कि अगर आप सच में भी होते हो ना, तो आज आप देख लो, मैं पहली बार ही आपसे के दरबार में आई हूँ और पहली बार ही आपसे मैं कुछ मांग रही हूँ, क्योंकि सब इतना सब मुसीबत में है हम लोग, इतनी प्रॉब्लम में, आप ही कुछ करो, अब आप ही हो तो सच में। उनसे मैंने बोला ना, उसके बाद हमने वो रूम ले लिया था कुछ टाइम बाद।
तो सच में भगवान होते हैं, मुझे बिलीव जब से होने लग गया। 2 महीने के बाद में किसी ने जबरदस्ती करी होगी, जबरदस्ती इसको हिंदू बना लिया। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि इतनी तो मैं मैच्योर हूँ कि मेरे लाइफ का डिसीजन मैं ले सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जब से भगवान को मैं मांगने लग गई, और आज मैं भगवान भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और उन्होंने सच में मुझे दिया। और आज उसके बाद एक्टिवा हम लोगों ने परचेज करी, आज हम बहुत कुछ करा, गोल्ड्स वगैरह लिए, बहुत आगे मतलब तक हम हम लोगों लोग ने आ हमारी गए। लाइफ के अंदर वो जो 1 साल था ना, उसमें हम लोगों को सपोर्ट भी काफी ज्यादा यूट्यूब पे लोगों का मिला, प्यार मिला, प्यार ठीक है, मिला। और इनकम भी हुई, जिससे कि हम लोगों ने हमारे जो भी ड्रीम्स थे वो भी पूरे हम लोगों ने करे। आपके परिवार ने तो एक्सेप्ट कर लिया है इनको, लेकिन आपके परिवार का आज तक क्या है, एक्सेप्टेंस हो गई है? मैंने एक व्लॉग में देखा आप अपने परिवार के तरफ गए थे। मैंने मेरे परिवार की बात करूँ ना, तो मेरे परिवार वालों ने मुझे अभी तक नहीं एक्सेप्ट करा है। मैं जिस सिटी से हूँ 2 किलोमीटर दूर मेरा घर, मेरा ससुराल जहाँ अभी मैं रहती हूँ। मुझे मेरे मतलब मेरी जो सास है मुझे बिल्कुल माँ जितना प्यार देती है ना, उतना ही मुझे प्यार देती है। कभी नहीं सोचती है कि ये बहू है या फिर कोई दूसरी है, कभी उन्होंने नहीं सोचा। मुझे बहुत अच्छे से रखती है आज भी। उनको अगर वो ये देख रहे पॉडकास्ट तो उनको दिल से थैंक यू, मुझे इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि वो इतना प्यार दे रहे तो मुझे मेरे मम्मी पापा की इतनी याद महसूस नहीं होती है। फिर भी मैं रोती हूँ, उनकी याद आती है। तो इतना साल हो गए, नहीं उन्होंने अभी तक मुझसे कोई पूछताछ करी कैसी क्या है, लेकिन हाँ इतना पता चल जाता है मुझे दूसरों के थ्रू, मतलब मेरी फैमिली मेम्बर से ही है जो कि मुझसे बात कर लेते हैं। कुछ 2-3 लोग हैं जिसमें से एक बहुत खास है जो कि मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ है। नाम लूंगी तो उनसे पहले पोछे के लड़ने। तो उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि तू टेंशन मत ले, तेरे मम्मी पापा खुश है। मम्मी का इतना नहीं बताया उन्होंने, मम्मी का तेरे मम्मी के मन में क्या चल रहा है, तेरी मम्मी क्या सोचती है। तेरी मम्मी तो बात भी नहीं करती तेरे बारे में इतनी, बस रोती जरूर है, याद तेरे आती तो रो देती है। लेकिन तेरे पापा का भी इतना टेंशन नहीं है, तेरे पापा मम्मी अच्छे से रह रहे हैं, खुश है। दुख तो होगा, तू चली रही है तो इतना टेंशन मत लेना तेरी मम्मी पापा का। आज नहीं तो कल वो तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, टाइम लगेगा। अभी ज्यादा शादी को टाइम नहीं हुआ, 2 साल ही हुए हम लोगों की शादी को। तो 5 साल रुक, 10 साल रुक, सब ठीक होगा, इतना टेंशन मत ले। ऐसा मम्मी अभी तो एक्सेप्ट। तो दोस्तों, जय श्री राम का जयकारा लग गया है, और उम्मीद करता हूं कि इस पॉडकास्ट के जरिए हम सही जानकारी और जो सही फैक्ट्स हैं, एक सच्ची प्यार की कहानी, सच्ची प्यार की दास्तान, वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो आपको भी मतलब अगर कुछ ऐसा मन में है किसी के ख्याल कि भाई हम कुछ ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सो नाउ यू नो कि आपको कैसे कैसे सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। और एक खूबसूरत प्रेम कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो सुधीर और महक हैं, इनके व्लॉग्स का जो आपका लिंक है यूट्यूब का और बाकी के सोशल हैंडल्स हैं, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। इन्हें जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सच्चा प्यार आज के कलयुग में भाई बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब कि ज़िंदगी ज़्यादा रह गई है, ये जेन ज़ी इतने सिचुएशनशिप, नैनोशिप लेके चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक ही शिप को चुना है और उस पर अब तक चल रहे हैं साथ। और उम्मीद करते हैं इन दोनों की शिप आगे भी ऐसे ही चलती रहे। तो सुधीर एंड महक, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को आपके जरिए एक जो सच्चा प्यार कहते हैं ना कि होता है, तो उस पर विश्वास भी होगा। ठीक है, एक ईमानदारी, एक लॉयल्टी नाम की चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। और उम्मीद करते हैं सिर्फ 2 साल आपकी शादी को हुए हैं, 20 साल 40 साल जब तक आप जिंदा हैं साथ रहें, ऐसा ही आपका प्यार हंसते खेलते आगे बढ़ता रहे। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।